लेगेसी ऐप्स जिनको हम अब कहेंगे, जो ऐप्स पहले वाले मॉडल कर रही थी, जो ऐप्स लोकल रिसोर्सेज़ इस्तेमाल कर रही थी, वो ऐप्स जो लोकल कैपेबिलिटीज़ यूज़ करके यूज़र्स को सर्विस दे रही थी, उनको उन्होंने एक पी क्वालिटी का लफ़्ज़ इस्तेमाल करना शुरू किया और कहा कि जनाब हम आपको एक ब्लैंकेट बैन इस तरह से करेंगे कि आपको वो सीपीआईज़ अब नहीं मिलेंगी और वो रीच नहीं मिलेगी स्टोर पे, जो पहले मिला करती थी। इसकी वजह से हमने देखा कि ओवरऑल इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा सेटबैक आया और जो ऐप्स पहले अच्छा आरओआई जनरेट करती थी, वो ऐप्स अब उस नस्ल का आरओआई जनरेट नहीं कर पा रही। ये जो चीज़ है, इसको टैकल करने का एक तरीका हम सबको बहुत जल्दी पता लग गया था कि हमें अपनी ऐप्स को बेहतर करना पड़ेगा, हमने अपनी ऐप्स को मज़ीद वैल्यू एडेड बनाना पड़ेगा, हमें अपनी ऐप्स के अंदर और वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, ताकि हम जो नए मॉडल्स आ रहे हैं और जो एआई की इतनी सारी फीचर की भरमार हो चुकी है, उनको इनकॉर्पोरेट करके यूज़र्स के सामने लेके जा सकें। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जो मार्केटिंग के मेथोडोलॉजीज़ हैं, वो भी इवॉल्व होनी शुरू हुई। टिकटॉक के ऊपर मार्केटिंग स्टार्ट हुई बहुत ज़्यादा, सोशल मार्केटिंग ने बहुत ज़्यादा पिकअप किया और इस मार्केटिंग की वजह से हुआ ये कि एक और तरह का यूज़र इन ऐप्स को यूज़ करना शुरू करने लग गया। जो हम सर्च का यूज़र और गूगल के अपने एनवायरनमेंट से जो यूज़र हम उठा के लाते थे थ्रू कैम्पेन्स, उसके अलावा अब एक नया सोशल कैटेगरी का यूज़र भी ऐप्स में आना शुरू हो गया। ये जो सोशल कैटेगरी का यूज़र है, ये यूज़र डिमांड करता है हाई एंड फीचर्स। अब वो हाई एंड फीचर्स अपनी ऐप्स में कैसे डाले जाएँ? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, जिसके ऊपर बहुत डिबेट चल रही थी बहुत अरसे से कि हम तो भई हमारी अगर आप पाकिस्तान की इंडस्ट्री की बात करें, तो हम लोगों ने टूल्स एंड यूटिलिटीज़ की ऐप्स के ऊपर और मैप्स एंड नेविगेशन की ऐप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट किया है पिछले 7, 8, 10 सालों में। अब इन कैटेगरीज़ को सामने रखते हुए इसके अलावा फ़ोटो एडिटिंग भी एक ऐसी कैटेगरी है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने बहुत थ्राइव किया। अगर हम इन 3 कैटेगरीज़ की बात करें टूल्स, यूटिलिटीज़ आपकी फ़ोटोग्राफ़ी और आपकी मैप्स एंड नेविगेशन। तो इन कैटेगरीज़ को लेके हम अपनी लेगेसी ऐप्स को कैसे पावर अप कर सकते हैं विद न्यू एआई फीचर्स? या यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्या उन लेगेसी ऐप्स को डिलीट कर दिया जाए स्टोर से और नई प्रोडक्शन की जाए बिल्कुल और उस नई प्रोडक्शन को एक नए अंदाज़ से मार्केट किया जाए? तो बेसिकली आज आपसे बात करने का मकसद ये था कि हम लोगों ने जो सीखा है और मायदा में रहते हुए और रोज़ी ग्रुप में रहते हुए, जो हमारी लर्निंग है ओवरऑल, इसके हिसाब से वो हमें इस जगह पे लेके आई है कि हमने ये फिगर आउट किया है कि जो लेगेसी ऐप्स हैं, उनकी वैल्यू अभी भी है। ऐसा नहीं है कि वो वैल्यू लेस हो गई हैं और वो अब वेस्ट में चली गई हैं। हमारी लेगेसी ऐप्स जो हैं, उनमें वैल्यू एडिशन की अभी गुंजाइश है। हम उनको पावर अप कर सकते हैं, उनमें 1 प्लस किया जा सकता है। इसके ऊपर हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स अपने पास रन किए हैं, कुछ चीज़ें हमने अपने पास क्रिएट की हैं। आज आपसे हम वो शेयर करते हैं। कुछ आपको थोड़ा मार्केट के स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि मार्केट के स्टैट्स क्या कहते हैं और नए फीचर्स की डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों है? और फिर हम ये बात करते हैं कि हम अपनी लेगेसी ऐप्स को टेक्निकली कैसे पावर अप कर सकते हैं और उसके बाद उन उन ऐप्स को लेके हम मार्केट किस तरह कर सकते हैं। ये हम फिर एक नेक्स्ट सेशन में ही बात कर सकेंगे। आज का सेशन जो है हमारा मोस्टली टेक्निकल है और इस बात से डील करता है कि हम लेगेसी ऐप्स की टेक्नोलॉजी को अपनी एआई बेस्ड फीचर्स के साथ क्विक कैसे मर्ज कर सकते हैं। सो इस बात को लेते हुए मेरा ख़्याल है मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं कहूँगा फसी इफ यू कैन टेक ओवर फ्रॉम हियर। आप यहाँ से स्टार्ट कर लें अगर हमारी जो प्रेज़ेंटेशन है उसको स्टार्ट करें। इसके अंदर हमने कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स ऑलरेडी रखे हुए हैं। एंड के ऊपर वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स आएँगे। आप लोग वो क्वेश्चन्स एक दफ़ा सुन लीजिएगा। उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन बच जाए, सो हम तकरीबन एक 20 टू 25 मिनट्स का टाइम बचाने की कोशिश करेंगे इस सेशन के अंदर, ताकि हम आपके जो एंड पे क्वेश्चन्स हैं, उनको अच्छा टाइम दे सकें और उसके ऊपर एक डिस्कशन भी कर सकें। बिस्मिल्लाह करें जी। थैंक यू मिस्टर उमर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है ट्रांसफॉर्मिंग लेगेसी एप्स विद एआई, या यू कैन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एमएल की कोई भी चीज़। मेरा गेस माइक मेरा चल रहा है? हेलो जी, जी, आपकी आवाज़ आ रही है, मुझे तो आ रही है। जी आ रही है फसी आवाज। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, आज हम जो जो टॉपिक है उसमें हमने ये डिस्कशन करनी है कि हम जो लेगेसी एप्स हैं या आप कह लें या न्यू प्रोडक्शन है हमारी, उसको हम लोग बेटर क्वालिटी या बेटर एक्सपीरियंस यूज़र को कैसे दें विद द हेल्प ऑफ एआई, या आप कर लें एमएल वगैरह के मशीन लर्निंग के जितने भी मॉडल्स मार्केट में चल रहे हैं, एआई के मॉडल्स चल रहे हैं, उससे हमारी मोबाइल ऐप्स में क्या इफेक्ट पड़ सकता है, उससे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एआई एज यू कैन सी के जो जितनी भी लेगेसी ऐप्स पुरानी थी, हमारी भी कुछ ऐप्स थी, वो भी मार्केट में ऐप्स चल रही हैं, वो फेल हो गई हैं सिर्फ इस वजह से, या जिनका कंपटीशन जो है
वैसा चल रहा है कि जिनको आप कम्पीट नहीं कर सकते विदाउट यूजिंग एआई और एनीथिंग। जैसे आप फोटो एडिटिंग की कैटेगरी में अगर चले जाएं तो फोटो एडिटिंग की कैटेगरी में आपकी इनहेंसमेंट हो गई, फेस स्वैपिंग होगी, बहुत सी चीजें ऐसी आ गई हैं जो कि एक आपकी मोबाइल एंड के साइड से नहीं हो सकती। अगर आप गूगल की एमएल किट्स देख लें या नॉर्मल एमएल किट्स देख लें, उसमें भी वो परफॉर्मेंस, वो चीज ऐसी नहीं मिलती जैसे आपको एआई में मिलती है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। अच्छा, ग्रोइंग डिमांड फॉर इंटेलिजेंट एप्स। जैसे आपको पता है कि जो 82% ऑफ यूजर्स प्रेफर ऐप विद इंटेलिजेंट फीचर लाइक रिकमेंडेशंस। इस पे काफी हमारी पहले भी एक मीटिंग हो चुकी है, वेबिनार हो चुका है, जिसमें हमने बताया था कि पर्सनलाइज एक्सपीरियंस पे तो यूजर्स को प्रेफर क्यों करता है। आपकी जितनी भी फेमस ऐप्स हैं, फेसबुक वगैरह, इस तरह की ऐप्स को लोग क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये हमेशा इसका जो एक्सपीरियंस होता है वो पर्सनलाइज होता है। अब वो आप एआई से भी आजकल हो रहा है, आपका सारी आपकी फेस आईडीज पे काम हो रहा है, वो सारा एआई से हो रहा है। और उसके अलावा आप आ जाएं, स्मार्ट फीचर्स ड्राइव बेटर यूजर सेटिस्फेक्शन अटेंशन। सेम वही बात कि मैंने जैसे बताया कि रिटेंशन आपकी कैसे गेन होती है, वो आपकी सारी पर्सनलाइज एक्सपीरियंस से गेन होती है। ठीक है। अच्छा, गूगल प्ले पॉलिसी शिफ्ट। अच्छा, एक सेकंड फसी, हाँ पिछले पे जी, करें। फसी जरा मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर लूं। श्योर श्योर श्योर। अच्छा, इसमें ना जो अहम बात है, आप आवाज आ रही है मेरी, क्लियर है ना? कोई इशू तो नहीं है? जी 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 अच्छा, ज्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है ना, एक तो ग्रोइंग डिमांड तो है इंटेलिजेंट एप्स की, यानी वन अप जी के फीचर्स। उसके साथ सबसे बड़ी बात जो लास्ट में इधर दो लिखी हुई है कि सर्वर साइड एआई जो है, आप चूंकि जो क्लासिकल एआईज हैं, हमें आपको पता है कि वो हम हमेशा इस बात के ऊपर डेवलपमेंट में परेशान रहते हैं कि हमारी ऐप का साइज बड़ा हो गया है, और जब आप नए फीचर्स लाते हैं तो कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है कि जी साइज को हम 10 MB या बल्कि इससे भी बेहतर, इससे भी कम के ऊपर रखें। और साइज एग्जैक्टली। ओवरहेड पे जो डेवलपमेंट टीम्स हैं वो हमेशा परेशान रहती हैं कि हाउ टू हैंडल दिस। क्योंकि जब आप अच्छे फीचर्स लाते हैं, लाइक जिसमें इवन क्लासिकल एमएल के मॉडल्स भी हों या विजन के की ऐसी लाइब्रेरीज जो थोड़ी हैवी हैं, जैसे सीवी वगैरह, CV2 की लाइब्रेरीज, तो इवन गूगल का भी जो फेस मैश और इस किस्म की जो लाइब्रेरीज हैं वो थोड़ा सा लोड क्रिएट करती हैं क्लाइंट साइड पे। लेकिन जो अब एप्स का मॉडल है उसमें जो लो एंड डिवाइसेस हैं उसके ऊपर ये भी एक चैलेंज है कि हाउ टू केटर फॉर दैट लो एंड साइड। और आमतौर पे जो हमारा एक्सपीरियंस है, मेरा स्पेशली इंडस्ट्री में, वो ये हमने देखा है कि जो डेवलपमेंट है मोबाइल एप्लीकेशंस की, वो इतनी ज्यादा बैक एंड ड्रिवन नहीं है। मतलब हमारे पास इंडस्ट्री में बहुत अच्छा डेवलपर है, एक से बढ़ के एक, जो मोबाइल ऐप बनाता है तीनों चारों फ्रेमवर्क्स के ऊपर, iOS पे भी और एंड्रॉयड पे भी। लेकिन बैक एंड की मैनेजमेंट बहुत ज्यादा नहीं है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सोल्यूशन की डिमांड तो है, लेकिन उस डिमांड को मैच करने के लिए जो ये दो प्रॉब्लम्स हैं बहुत बड़े बॉटलनेक। एक तो ये कि ऐप का साइज, और दूसरा ये कि बैकएंड को इस तरह चलाना कि लो एंड डिवाइसेस के ऊपर भी वो चल जाए। तो इसमें नेटवर्क लेटेंसीज वगैरह के भी इशू हैं, बट हम आगे जाके देखते हैं कि इसका एक सोल्यूशन जो हमारे ख्याल में है, जो हमने थोड़ा इम्प्लीमेंट किया है, विल लेट यू नो अबाउट दैट। चलें फसी आगे। ठीक है। यहाँ पर ना एक बात और बहुत जरूरी है मेंशन करना, मैं वो भी मेंशन करना चाहूंगा, विच इज सुपर इम्पोर्टेंट, कि आप सब लोग जो हैं वो जाहिर है काम एप्स के साथ ही करते हैं, और आप सबको ये भी पता है कि हम लोगों का काम सारा का सारा चलता है एड रेवेन्यू के ऊपर। वी आर एड रेवेन्यू बेस्ड बिजनेसेस, और हम एड रेवेन्यू पे खेल रहे होते हैं। सो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर जो होती है वो हमेशा ये होती है कि यार, हम जब फीचर बना भी लेते हैं ना, तो मसला ये होता है कि हम फीचर बना तो लेते हैं, मगर वो जो फीचर है ना, वो फीचर हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता। अगर हम वो फीचर कॉस्ट इफेक्टिव नहीं बनाते तो हम फंस जाते हैं। ऐसे ही। अब कॉस्ट इफेक्टिव कैसे करें? अगर आप जीपीयू ही कॉस्ट निकालते हैं पीछे, और आप जब अगर आप इमेज एडिटिंग की बात करते हैं या फोटो की किसी चीज की बात करते हैं, जनरेटिव एआई के अंदर आप पिक्चर या वीडियो के साथ खेलना शुरू करते हैं, तो आपको पता ये चलता है कि जो आपकी सिंपल एड रेवेन्यू की कॉस्ट है उसके ऊपर तो पूरा ही नहीं पड़ रहा। आपको यहाँ पे बेचनी पड़ेगी सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन बेचने वाले मॉडल्स हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। हमने सब्सक्रिप्शन के ऊपर इतना मैसिवली काम नहीं किया इस इंडस्ट्री के ऊपर। हम लोग मोस्टली ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम रिवॉर्डेड वीडियो तक हम अपनी मोनेटाइजेशन कंप्लीट कर लें। अब एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर ये आता है कि ये एडवांस्ड फीचर्स हम कैसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाएं
अपने यूजर्स के लिए, स्पेशली व्हेन वी आर कैंपेनिंग इन टियर 3 एंड टियर 2 मार्केट्स, जहां पे ईसीपीएम्स ऑलरेडी बहुत लिमिटेड होते हैं। तो अगर आप कैंपेन्स टियर 2 मार्केट्स या टियर 3 मार्केट्स में चला रहे हैं, तो वहां पर आप वो टॉप टियर फीचर्स या उनके कंपेरेबल फीचर्स कैसे डिलीवर कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसको हमने क्लियर करने की कोशिश की है। और आगे आप अभी देखेंगे प्रेजेंटेशन के अंदर, राजू साहब हम हैंड अप का रेस देख रहे हैं, मगर ये कि अभी एक दफा लेट्स कंप्लीट दिस प्रोसेस, इसके बाद ये कि हम क्वेश्चंस भी इंशाल्लाह ताला लेके चलेंगे। तो बट ये है कि पॉइंट, ये वाली बात जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। जैसे साइज और हमारी ऐप की जो, हमारे फोन्स की जो कंप्यूट है वो इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारी कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग दीज फीचर्स। जी फसी, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, लेट्स मूव टू गूगल प्ले पॉलिसी शिफ्ट। आपको काफी लोगों को आइडिया हो गया होगा कि गूगल की पॉलिसीज काफी हद तक चेंज हो गई हैं रिस्पेक्टेड टू कंसेंट, यूजर परमिशंस काफी ज्यादा आप लिमिटेड कर दी हैं। आप हर तरह की परमिशन यूजर से ले नहीं सकते। उसमें थोड़ा सा अब आपने देखा होगा कि गूगल की तरफ से जो, जैसे आप करने के लिए एपीआई यूज करते हैं, एआई यूज करते हैं अपनी एप्स में, उसकी पॉलिसी अपडेट में ये चीजें भी आ गई हैं कि आप यूजर का डाटा उसके कंसेंट के बगैर नहीं ले सकते, उसका डाटा यूज नहीं कर सकते। क्योंकि आपको आइडिया होगा काफी लोगों की, एपीआई जब आप यूज करते हैं तो आपके पास यूजर का डाटा रिसीव होता है, आपको गूगल को कंफर्मेशन देनी पड़ती है कि आप उसके डाटा को डिस्क्लोज नहीं कर रहे या उसका मिस यूज नहीं कर रहे। तो ये कुछ पॉलिसी शिफ्ट है बीच में कि हमने यूज तो एआई कर ली एप्स के अंदर, एपीआई आपने यूज कर ली जो भी, बट उसकी जो परमिशंस हैं, उसका जो कंसेंट है वो लेना हर चीज बड़ा जरूरी है। उसके बगैर आप ऐप में एआई वगैरह यूज कर लिया तो आपको उसकी वॉयलेशन वगैरह से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट की तरफ आते हैं। अच्छा, लिमिटेड engagement. Legacy apps struggle with limited user engagement due to lack of personalization. App without personalization see 25 to 35% lower daily user active retention and enhanced apps. अच्छा, जो आपने ये जो लाइन में लिखी है, ये एप्टोपिया से मैंने उनका एक ये है लिखा था ये कि 25 to 35% यूजर ड्रॉप होता है डेली। ड्रॉप होने का मतलब यही है कि डेली ड्रॉप हो रहा है तो रिटेंशन ऑफ कोर्स गिर रही है, यूजर ऐप में रिटेन नहीं कर रहा। तो उसकी वजह ये थी कि ऐप इतनी पर्सनलाइज नहीं होती जो कि यूजर को मतलब स्टे करवा सकें। ऐप में कुछ फीचर्स होते हैं 3-4, उसके बाद ऐप का यूज केस खत्म हो जाता है। तो पर्सनलाइजेशन पे फिर वही चीज है कि उस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है और एआई उसमें काफी हेल्प कर रही है मोबाइल ऐप्स के अंदर कि आप अपना कंटेंट को पर्सनलाइज कर सकते हैं, आप चीजें डिफरेंट चीजें ऐप में डाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर बैकएंड और एनीथिंग आप जो आपको सूटेबल होता है। User expectations, modern use demand tailored personalized experience. Legacy system risk losing user interest and engagement without AI driven enhancement. क्योंकि अब प्ले स्टोर पे ऐसा है कि हर ऐप जो जिसमें AI पॉसिबिलिटी है उस पे हर जो ऐप का ऑन करता है डेवलपर है वो AI यूज कर रहा है। तो इस वजह से मार्केट में कंपटीशन, जो पुरानी एप्स है लेगेसी एप्स आप कर लें या जो एप्स अभी नहीं आ रही है, उनका वो कंपटीशन में कम्पीट इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि वो चीज वो डिलीवर नहीं करती यूजर को जो कि यूजर एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, सॉल्यूशन आपको मैंने इसका आइडिया दे दी है क्या है। अच्छा, रिसोर्स हैवी मेंटेनेंस, ये आसिफ भाई अगर आप इनको एक्सप्लेन कर सकें कि बैकएंड पे मैनेजमेंट वगैरह कैसे हो, जब आप बैकएंड पे चीजें मैनेज करते हैं वो कैसे, आपके जो मेन डेवलपर है फॉर एग्जांपल जो मोबाइल ऐप का डेवलपर है उसको क्या टाइम कहाँ बचता है और मैनेजमेंट वगैरह कैसे होती है, इसका थोड़ा सा बताएं। असल में जो देखें, जो एआई का जो 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 अभी फसी बता रहे थे ना, जब आप वन अप करते हैं तो एक तरीका तो ये है कि आप जाहिर है अपने पास एक बैकएंड्स को डेवलप करें। इसमें दोनों किस्म के मसाइल हैं। पहले मसला एचआर का है, यानी आपको ह्यूमन रिसोर्स की टीम बिल्ड करनी है और ह्यूमन रिसोर्स की टीम आपको पता है कि एआई में स्पेशली हमारे लोकल सिनेरियो में तो बहुत कम रिसोर्सेज हैं जो एआई के ऊपर काम करें। अगर कर भी रहे हैं तो देन यू कैन नॉट टेक आउट देयर, मतलब आप उनका इतना टाइम नहीं ले सकते कि वो कंप्लीटली आपकी ऐप के ऊपर ऐप सपोर्ट पे लग जाए। दूसरा जो मसला है वो हार्डवेयर का है, यानी एचआर के साथ जो टेक्नोलॉजिकल बैकएंड है। क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजिकल बैकएंड में भी 3090 और मतलब इस वक्त जो 3090 के ओल्ड कार्ड्स हैं
या क्योंकि मतलब अब जिनको हम मॉडर्न जीपीयूज नहीं कहते बल्कि थोड़ा सा प्री मॉडर्न वो हो गए हैं, आज से 7-8 साल पुराने, वो कार्ड भी अगर आप ओल्ड देखेंगे तो आपको मतलब वो लाखों में मिलेंगे, 2 लाख में, 3 लाख में आपको ओल्ड कार्ड मिलेगा, और जो नए कार्ड्स हैं वो 11-12 इससे भी ऊपर जा रहे हैं। तो जाहिर है कि अगर आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रेट ऑफ रिटर्न या उसका जाहिर है कि कार्ड्स के ऊपर फिर आपके एक्स्ट्रा ओवरहेड्स बहुत हैं और फिर रिस्क भी इन्वॉल्व है। तो इन दोनों केसेस में हमें ये भी एक इशू है कि ये एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है कि ठीक है हमने एक बात की कि जी एआई देते हैं, लेकिन अगर आप देते हैं तो दोनों चीजें आपको रोकती हैं, दोनों चीजें एक किस्म का बॉटल नेक देती हैं। अगर आप हार्डवेयर को कर लें, इन्वेस्ट कर भी लें, तो फिर उस हार्डवेयर की यूटिलिटी, क्योंकि आपको एचआर, तो 15% जो हमारा इधर मायदा में हम लोगों का है इनकी स्टडी के, 15% जो डेवलपर आवर्स हैं वो चले जाते हैं ओल्डर बैकएंड्स पे। यानी अगर आपने कॉन्टैबो पे मुख्तलिफ वीपीएस लिए हुए हैं दुनिया भर में और उनके ऊपर आप अपने वीएम्स को मैनेज कर रहे हैं, तो ये काम इस तरह का है कि बहुत दफा आप देखेंगे कि वीएम्स अनअवेलेबल हो गई हैं, एप्स की लेटेंसी बहुत बढ़ गई है। अगर आप उन पे सीडीएन्स वगैरह मेंटेन कर रहे हैं तो कंटेंट बड़ी देर से आ रहा है, और ये सारे कामों में डेवलपर जिसने जिस वक्त डेवलप करके ऐप चढ़ानी है वो बार बार जाता है। और मोस्ट कंपनीज में बैकएंड की टीम्स कोई बहुत बड़ी नहीं है, यूजुअली एक बंदा है या वो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि ऐप डेवलपर है। तो इस वजह से ये होता है कि मेंटेनेंस का बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और नए फीचर डेवलप करने वाला बंदा को के ऊपर ये बर्डन भी आ जाता है कि यू आर नॉट ओनली अ डेवलपर बट यू आर ऑल्सो एन ऐप सपोर्ट गाय। तो ऐप सपोर्ट के ऊपर टाइम लगाना पड़ता है और उससे उसके रिस्क भी उसी को कवर करने पड़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे ये हम कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं कि जो मॉडर्न फ्रेमवर्क्स हैं वो अगर आप उनकी तरफ जाएं, और उनके ऊपर हम बात करेंगे अभी आगे जाके एंड में के वो फ्रेमवर्क्स क्या हो सकते हैं, एडब्ल्यूएस और इस किस्म के तो हम सबको पता ही है गूगल वगैरह के, बट वो भी हम ये कह रहे हैं कि वो भी डिमांड करते हैं कि आपके पास एडब्ल्यूएस का कोई सोल्यूशन आर्किटेक्ट हो या आपके पास का कोई सर्टिफाइड सोल्यूशन आर्किटेक्ट हो, तो ये भी एचआर की कॉस्ट है। सो वी आर प्रपोजिंग अ रियली चीप सोल्यूशन फॉर दैट। ठीक है, तो आपका मतलब आसिम भाई, इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि एक नॉर्मल डेवलपमेंट कंपनी या पब्लिशिंग के लिए एक बैकएंड की टीम अफोर्ड करना या उसको समझने मेंटेन करना मुश्किल होता है। जी बिल्कुल। और साथ ये कि देखिए एडब्ल्यूएस की सोल्यूशन आर्किटेक्ट अगर आप मार्केट में ढूंढने जाएं तो आपको मतलब पूरे पाकिस्तान में 100 से ऊपर नहीं है। तो अगर आप 100-200 लोग मिलते हैं जो कि इस हद तक काम कर सकते हैं कि वो आपको चीप मैनेज करके दें, अगर आपको कोई एडब्ल्यूएस का नोविस या मीडियम लेवल का एचआर मिलेगी तो वो आपको बहुत खर्चा करवाएगा, क्योंकि वो एडब्ल्यूएस के सर्वर्स खरीद लेगा और वो सर्वर प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो रहे होंगे और उनकी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी और वो आपको आरओआई इतना उस पर नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं, अंडर यूटिलाइज्ड मोनेटाइजेशन, लैक ऑफ एडवांस फीचर्स। इसमें यह है कि विदाउट प्रेडिक्टिव और कॉन्टेक्सचुअल फीचर्स एंड एट सीटीआर एंड इन ऐप परचेज कन्वर्जन रिमेन सब ऑप्टिमल। ठीक है, AI personalized ads can increase CTR by 20-50% according to Google AdMob internal data। अच्छा, AI personalized ads का ये सिनेरियो है कि आजकल की जितनी भी एड्स की प्रोडक्शन हो रही है, या आप कर लें कि अगर वो मैनेजेबल है बाय AI, मतलब एक मिनट फंसी, मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूंगा। मैं ये थोड़ा सा इस वाले पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे दो बातें हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात एक ये, दो चीजें हैं। मैंने लास्ट टाइम शायद लास्ट वाले वेबिनार में बात किसी ने क्वेश्चन पूछा था, वहां से निकली थी कि दो तरह के एड्स हैं। एक तो एड्स के सीटीआर्स हैं जो हमने एड्स अपने यूए के लिए इस्तेमाल करने हैं। अगर हम यूए के लिए एड्स इस्तेमाल करने हैं उसके लिए तो देयर आर मल्टीपल मॉडल्स। उसके ऊपर हम लोग एक डॉक्यूमेंट बना के ना अपनी हेल्पलाइन में डाल देंगे। हमने कुछ रिसर्च की है कि यूजीसी क्रिएशन के लिए और एड्स क्रिएशन के लिए कौन से एआई के मॉडल जो बेस्ट है, जो कि वो वाले एंगेजमेंट लेके आते हैं एड्स की, जिनसे हमें सीपीआई लो हो जाती है और हमें अच्छा यूजर मिलने लग जाता है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये होगी कि जो आपके इन ऐप एड्स है जो मोनेटाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि आपके गूगल एडमॉब के साथ कनेक्टेड है, वो एड्स उनको किस तरह से आप एआई के थ्रू एनहांस कर सकते हैं। इसका एक फीचर फायरबेस के अंदर ही आ गया है, जिसके अंदर अगर आप अपनी सारी टेस्टिंग ऑफ कर दें और आप गूगल को अलाउ करें कि वो अपनी एआई को यूज करते हुए आपके यूजर का बिहेवियर जज करे, तो वो आपको बेस्ट पॉसिबल मोनेटाइजेशन इंप्लीमेंट करके देती है।
दैट इज समथिंग दैट वी आर ऑलरेडी टेस्टिंग, हम उसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अदरवाइज तो हम अपनी A/B टेस्टिंग करके और फनल्स देख के एक हिसाब तो लगाते ही हैं, जिसके थ्रू हम अपने CTRs मैनेज कर रहे होते हैं। मगर इसके लिए भी अब एक कंप्लीट AI बेस्ड सर्विस गूगल आ गई है, जिसको हम यूटिलाइज करके और बेहतरी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात मैं एक ऐड करना चाह रहा था। जी फसी, कंटिन्यू। ठीक है। अंडर यूटिलाइज मोनेटाइजेशन में यही आता है आपका कि आप किस तरह AI की हेल्प से आप अपनी मोनेटाइजेशन को बेटर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, API बैकएंड इंजन, आसिम भाई इफ यू कैन एक्सप्लेन दिस। अच्छा, हमारे पास ना दो चीज इसमें हमने ना इसको बनाने में हमने दो, ऑफ कोर्स वी केम अप क्विकली विद सम आर्किटेक्चर और डेवलपर बेनिफिट्स, लेकिन मैं थोड़ा सा इससे थोड़ा इस स्लाइड से थोड़ा सा एक्सटेंड भी करूंगा। वो ये कि देखिए आर्किटेक्चर, सो दैट हम बहुत ज्यादा, चूंकि इट्स नॉट एन एकेडमिक डिस्कशन, हम तो चाहते हैं कि आपको एकदम से हम वो चीज बता सकें जो इम्प्लीमेंटेबल हो। बट थोड़ा स्लाइट अगर हम एकेडमिक उसमें जाएं तो आर्किटेक्चर में जो माइक्रो सर्विसेज हैं उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि मोस्टली जो एप्स जब बनती थी ना, वेब एप्स बनती थी, तो वो मोनोलिथिक होती थी। यानी मोनोलिथिक से मतलब ये है कि जो क्लासिकल जावा या सी या इनमें प्रोग्रामिंग होती थी ना, वो एक बड़ी सी वॉर फाइल होती थी या एक पूरा पैकेज होता था, कंपाइल्ड पैकेज, जो जब आप उसको चलाते थे तो वो आपका पूरा एक प्रोसेस लेता था। यानी अगर आप आम पीसीस के ऊपर जाते थे क्लाइंट साइड पे, तो वो एक पूरा प्रोसेस में वो एप्स चल रही होती थी। जब ये रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स आए तो बहुत सी प्रोसेसिंग क्लाइंट एंड पे चली गई। ये आप सबको पता है, जो स्पेशली जो डेवलपर्स बैठे हुए हैं हमारे ऑडियंस में। इस चीज को मॉडर्न वेबसाइट पे, तो जो वेब प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने माइक्रो सर्विसेज की में ट्रांसलेट किया तकरीबन आज से 8-10 साल पहले, और आपके पास वेबसाइट पे वेब लॉजिक और इस किस्म के बहुत से फ्रेमवर्क्स आना शुरू हुए, जिनमें फिर अभी हमारे पास लेटेस्ट है रिएक्ट है, और जितने भी मॉडर्न फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं जावास्क्रिप्ट जो अलाउ करते हैं आपको, लेटेस्ट अभी नेक्स्ट.js है और ये वाले। तो और फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट एक्सेट्रा। तो इन सारों ने एपीआईज का एक मॉडल दिया जिसमें आप एपीआई के एंड पॉइंट लिखते हैं, और वो लोड जो सारा है वो हम हर वक्त क्लाइंट साइड पे, सर्वर साइड पे नहीं चल रहा, बल्कि बैक एंड पे चला गया। और हमने उसको ये कह दिया कि वो उस बैक एंड से अलहदा है जो एप्लीकेशन पुश करने वाला सर्वर है। यानी जिसको अब हम सर्वर कहते हैं, वो सर्वर है जिसपे आपकी एप्लीकेशन होस्ट हुई हुई है। एंड देन देयर इज अनदर सर्वर जो बैक एंड पे चल रहा है, और वो बैक एंड का सर्वर जब आप क्लाइंट साइड से कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं तो वो थ्रू एपीआई जाती है, और वो एपीआई रिक्वेस्ट करके वो चीज, वो इंफॉर्मेशन या वो सर्विस वहां से लाती है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड दी माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। अच्छा, ये जो माइक्रो सर्विस का आर्किटेक्चर है मोबाइल एप्स के केस में, ये कोई फुली इस्टेब्लिश्ड आर्किटेक्चर नहीं है। यानी मोबाइल एप्स के केस में अभी भी ये बिलीव किया जाता है कि एक ऐसी ऐप बन सकती है जो पूरी की पूरी एज डिवाइस के ऊपर चलेगी, यानी आपकी मोबाइल डिवाइस के ऊपर। बट अब तकरीबन पिछले 7-8-5 सालों से जब वेब में बहुत ज्यादा ये हुआ, तो मोबाइल के ऊपर भी ये बात होना शुरू हो गई कि जी आप उसके ऊपर भी बैक एंड पे कुछ सर्विसेज ले जाएं। लेकिन मोबाइल की बैक एंड सर्विसेज का चूंकि बहुत कम यूज केसेस हैं, तो इसलिए कोई चीज बहुत ज्यादा हिट नहीं हुई, और आप देखते हैं कि वो सारा काम अभी भी क्लाइंट साइड के ऊपर हो रहा है। आप गेमिंग में देख सकते हैं जैसे चेस के इंजन हैं या ऐसे इंजन हैं जो काफी कुछ चाहते हैं और बैक एंड से लेकर आते हैं। लेट्स से आपको कोई प्लेयर चाहिए, तो प्लेयर आपको चेस खेलते हुए आपको प्लेयर पीछे से मिलेगा, यानी वो एपीआई जाएगी और आप देखेगी कि व्हाट आर दी ऑप्शंस, किस किस्म का प्लेयर ढूंढना है, एंड देन इट विल कम ऑन द क्लाइंट साइड एंड देन रेगुलेट दैट थिंग। लेकिन बहुत कम सिनेरियोस है। After AI, this is a very big revolution. Now it is in the process, यानी we are seeing that revolution के चूंकि AI में ये लिमिटेशन है कि आप AMD और जो आपके प्रोसेसर्स मोबाइल्स के ऊपर चल रहे हैं उनके ऊपर आप वो मॉडल्स नहीं चला सकते, तो नेचुरली ये प्रॉब्लम आ चुका है। और इसी वजह से आप देखें कि AI के ऊपर यूजुअली रिस्पॉन्सिव वेब एप्स चल रही हैं, यानी वो वेब एप्स बनी हुई हैं उन्होंने रिस्पॉन्सिव बना दिए। या इवन चैट जीपीटी वगैरह की ऐप भी आपको पता है कि शुरू में रिस्पॉन्सिव एप्स थी, अब उनके मोबाइल वर्जन आए, तो वो उन्होंने चैट इंजन डिजाइन ऐसे किए कि वो रिएक्ट पे थे तो रिएक्ट नेटिव पे उन्होंने उसको रिस्पॉन्सिव बना दिया। राइट नाउ हम ये बात कर रहे हैं कि देयर यू कैन मूव टू एन एआई बैकएंड इंजन, जिसपे आप एक पीछे एआई का बैकएंड इंजन रखें, एंड एनी गुड वेब डेवलपर कैन मैनेज दैट इंजन। he shouldn't be a mobile developer, बहुत अनलाइकली है कि उसका ये स्किल सेट हो, लेकिन if he has worked
and he can be any engineer, even an electrical engineer, a computer engineer, any engineer who is a good programmer, he can work on that side कि वो अगर उसने नोड वगैरह में काम किया है या इवन पाइथन पे, जावा पे, तो ही कैन जस्ट गो एंड मैनेज अ बैकएंड सर्वर, और उस बैकएंड सर्वर पे आप अपना सारा लोड रखते हैं, एंड देन यू कैन डिजाइन एन ऐप जो कि बैकएंड सर्वर पे जाए और थ्रू एपीआईज वो यूज केसेस फुलफिल करे जो आपको फ्रंट एंड पे चाहिए. सो दिस इज आवर प्लान कि हम मॉड्यूलर, ये हमारा प्रपोजल है कि हम स्टैंड अलोन एपीआईज दें. फिलहाल जो एपीआईज मिल रही हैं वो ज्यादातर वेब बेस्ड हैं, तो वो वेब के लिए तो ऑप्टिमाइज्ड हैं, बट मोबाइल के लिए दे आर नॉट फुली ऑप्टिमाइज्ड, उनमें काफी लिमिटेशंस. ठीक है आसिम भाई. अच्छा, हमारा इसमें ये है कि आप पहले पांच स्टेप में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं. यू मस्ट नॉट रीबिल्ड फ्रॉम द स्क्रैच. आप कोई भी एआई ड्रिवन फीचर सोच सकते हैं. यू कैन जस्ट सी द एग्जिस्टिंग कोड बेस. आप उसमें देखें कि यूजर आपसे क्या रिक्वायरमेंट कर रहा है. और जी बीच में सवाल पूछ सकते हैं लोग, कुछ पीपल आर रेजिंग हैंड्स. एंड तक जाते हैं, मेरा ख्याल है एंड तक जाते हैं, एंड के बाद फिर क्वेश्चन लेते हैं सबके. ठीक है जेम्स, आप लोग अपने सवाल नोट कर लें, देन वी कैन डू इट एट द एंड. इट्स जस्ट 2-3 मोर स्लाइड्स. तो एग्जिस्टिंग कोड बेस जो है आप उसको देखें, डेटा पैटर्न्स देखें, देन फाइंड आउट कि भाई कौन सी फीचर्स आर रिक्वायर्ड जिसमें के, और यू कैन हैव अ बिग लिस्ट इन योर एप्स. जाहिर है आपकी लिस्ट तो यू कैन आस्क फॉर द मून कि जी मेरी तो एक अमेजिंग फीचर्स की लिस्ट है, लेकिन देन फाइंड आउट वन हाई वैल्यू एआई यूज केस. जैसे मिसाल के तौर पे कोई बैकग्राउंड रिमूवल है, आपने कोई ऐप बनाई हुई है जो इमेज प्रोसेसिंग करती है, यू जस्ट वांट दैट. और कोई ट्रांसलेशन का व्यू है, कोई डॉक्यूमेंट एनालिसिस का काम है. उसके बाद देन यू कैन, हमने तो ये किया कि हमने हमारा एक बैकएंड का इंजन है हॉक्स हैवी, जिसको हम एज अ बिजनेस मॉडल रख रहे हैं, और उसमें हम रेस्ट बेस हमने पाइथन के रैपर लिखे हुए हैं. एंड वी जस्ट गो बैक. आप किसी भी और को यूज करते हुए एपीआई जहां से भी आपको मोबाइल मिलती हैं, मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज, यू कैन गो देयर, और आप ये कर सकते हैं कि वहां से वो एपीआई लिखें. और थर्ड ऑप्शन इज कि यू डेवलप योर ओन एपीआई. अच्छा, लास्टली आपने 2 काम करने हैं. वो ये कि मॉनिटर करने के लिए आपको जाहिर है एक मॉनिटरिंग सोल्यूशन चाहिए. दैट कैन एग्जैक्टली गो ऑन, दैट्स अ मिक्सचर ऑफ बैक एंड एंड योर फ्रंट एंड. यानी उसमें कुछ मोबाइल की मैट्रिक्स हैं कि वो एंगेजमेंट क्या आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ आपने एपीआई को भी देखना है, क्योंकि उधर आपको स्केलिंग करनी पड़ेगी. अगर वहां पे सर्वर आपका कमजोर है, या आपने इधर यूजर एंगेजमेंट बहुत बढ़ा ली है, लेकिन पीछे की तरफ जो मॉडल है वो अब चोक हो रहा है. सो यहाँ पे ये है कि पहले तो आप सिर्फ मोबाइल मैट्रिक्स देखते थे, अब आपको एपीआई की बैकएंड मैट्रिक भी देखनी है. और लास्ट स्टेप में जाहिर है आप इटरेट करेंगे, एंड देन इफ यू स्टेबलाइज वन फीचर, देन यू कैन गो टू मोर एडिशनल फीचर्स जिसमें आप मजीद एपीआईज ड्राइव करें. आपको एक ये भी चीज सोचनी है, यू शुड हैव अ क्लस्टर ऑफ एपीआईज which we usually call an ensemble API, और you want to have wrappers and wrappers जिसमें आप 5-6 APIs को अलग रखें. तो ये भी एक माइक्रो सर्विसेज का प्रिंसिपल है कि आप सेपरेशन ऑफ कंसर्न कैसे करते हैं. क्योंकि हो सकता है ना कि आप बैक एंड रिमूवर की ये काम 2 एप्स में यूज कर रहे हैं, लेकिन एक ऐप में शायद आप कोई कल कुछ ऐसा फिल्टरिंग भी कर रहे हो, और दूसरे में आप बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हो सिर्फ. सो देन यू हैव टू मेक अ चॉइस एट बैक एंड के यू शुड मेक वन API, should do both, and you take one feature in one app and another in other app, or you can have 2 different APIs, right? ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं आसिम भाई. हाँ, हेलो जी जी आसिम भाई. मैं बताऊं. हाँ जी. अच्छा, मैं इसमें जो है ये मैंने बात तकरीबन कर दी है कि हमने मतलब 3 ऑप्शंस, 3 इधर आप समझिए कि 3 हमारे लॉन्चिंग की अलग-अलग जिनका यूज केस है, हमने उन 3 चीजों को इकट्ठा किया. एक तो हमने
जाहिर मायदा है जो कि ऐप पब्लिशिंग कर रहे हैं हम। दूसरा ये है कि जो उमर आपको ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। सेकंड ये है कि हमारे पास बैक एंड की वेब सर्विसेज हैं जिसको हम हॉक्सेवी का नाम दे रहे हैं। और थर्ड ये है कि वेब सर्विसेज जिन एपीआईज को यूज कर रही हैं उन एपीआईज की भी डेवलपमेंट है। सो दिस इज अ थर्ड प्लेटफॉर्म जिसपे वो एपीआईज पड़ी हुई हैं या जो उनका आप कहें कि डेवलपमेंट वर्जन हैं, जिसको आप यूं भी कह सकते हैं कि आपने जैसे रैपिड एपीआई पे रखी हुई है। सो जो आपने जिन्होंने एपीआई बनाई है उन्होंने पोस्टमैन, टेस्टिंग स्क्रिप्ट्स, एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन, एपीआई की यूजेज, एपीआई की सारा डेटा आपने किसी एक जगह पे रखा है ताकि उसको लोग यूज कर सकें और आप खुद भी इजी रहें फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पसेस। एंड क्योंकि एपीआई एक अलग एप्लीकेशन बन जाएगी जिसकी अपनी रिलीजेस होंगी, सो योर एपीआई विल कीप इंप्रूविंग। सो दैट इज व्हाई यू नीड टू सेपरेट इट फ्रॉम योर गूगल प्ले स्टोर और या आपका जो कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है जिससे आप पब्लिश करते हैं। देन सेकेंडली इधर हम बैकएंड की सर्विसेज मेंटेन कर रहे हैं। सो वी हैव मेड एपीआई फ्रंट एंड स्टोर सॉर्ट ऑफ थिंग जिसमें हम वेब सर्विसेज को एज अ सेपरेट बिजनेस देख रहे हैं कि वो बैकएंड की वेब सर्विसेज वहां से अगर वही यूज केस किसी और का भी है, बिकॉज दीज एपीआईज आर नाउ आफ्टर सम एक्सपेरिमेंटेशन they are now and that experimentation is quite cutting edge। उसके बाद वो ऑप्टिमाइज हो चुकी हैं वेब मोबाइल के लिए। so for web APIs you may have hundreds of APIs for background remover or anything, but for mobile you have to find out कि या तो आप उन web APIs को रीराइट करें और उनको ऑप्टिमाइज करें, और या फिर आप मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज्ड एपीआईज जो है वो खुद से नहीं लिखें। तो दिस इज द अप्रोच जो कि मतलब 3 टीयर आप इसको कह सकते हैं। आगे चलें। इसमें अब देखें। अच्छा यहाँ पर ना जी असल में मैं एक मिनट लूंगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बात बताना चाहूंगा। डिटेल्स तो अभी डॉक्टर साहब बताते हैं कि किस तरह से हमने क्या क्या एपीआई किस तरह से क्रिएट की, लेकिन मैं आपको बिजनेस के वैल्यू से एक यूज केस बताना चाहूंगा। मैदी ज्वाइन किया। मैदी क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक ठाक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा हो गया आप आ गए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं ये करने लगा था कि देखें, होता यह है कि हमारे पास ना जब बैकग्राउंड चेंजर की बात कर लेते हैं, बैकग्राउंड रिमूवर की बात कर लेते हैं, दो बड़े कॉमन यूज केसेस हैं, मल्टीपल एप्स में इस्तेमाल होने होते हैं। जब मैंने अपने टीम को बुलाया और उनसे कहा ना कि मुझे ये फीचर चाहिए, तो अगले दिन वो आए, उन्होंने कहा कि फीचर आ गया, फीचर चल रहा है, जबरदस्त है। प्रॉब्लम ये थी कि फीचर की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। फीचर चलता था जीपीयू के ऊपर। अब जीपीयू को अगर मैंने अपने पास इनेबल करना है तो मुझे $2000 पर मंथ से शुरू करना है। अब मैं $2000 पर मंथ से शुरू नहीं कर पा रहा, मेरे लिए मुश्किल है ये काम। और अगर मैं ऑन डिवाइस बैकग्राउंड रिमूवर या बैकग्राउंड चेंजर यूज करता हूं तो उसकी क्वालिटी बहुत लो है, वो क्वालिटी मैच नहीं करता मैं अपने कंपटीशन के साथ। यहां पर हमें करना क्या पड़ा कि हमें उस मॉडल को, जो मॉडल जीपीयू पे चलता था, हमने वो मॉडल उठा के उसको स्केल डाउन किया फॉर अ सीपीयू बेस्ड परफॉर्मेंस। क्यों? क्योंकि हमें उसको मोबाइल के ऊपर लॉन्च करना है और हमने उसकी एड रेवेन्यू से आरओआई कंप्लीट करनी है। ये काम हमें अक्रॉस द बोर्ड तमाम एपीआई के लिए करना पड़ा कि जो जो एपीआई हमने सेलेक्ट की उसको हमें अपने मोबाइल के यूज के लिए ऑप्टिमाइज करना पड़ा। देखें, बाज ऑप्टिमाइजेशन होती है परफॉर्मेंस के लिए, बाज ऑप्टिमाइजेशन होती है कॉस्ट के लिए। हमारे पास चूंकि मोबाइल है तो यहां पर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन बहुत जरूरी थी। जो हमें एपीआई वेब पे मिलती हैं, जो हमें गिटहब पे मिलती हैं, जो रैपिड एपीआई मिलती हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया भी कि वो वेब के लिए ऑप्टिमाइज्ड होती हैं। वेब के ऊपर आपको पता है सब्सक्रिप्शन के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपने एक बड़ी सब्सक्रिप्शन देनी है तो आपका काम शुरू होना है। सो फॉर आर काइंड ऑफ मॉडल्स जहां पर हम रॉस कैंपेन्स चलाते हैं और यूजर की लो सीपीआई लेके आना चाहते हैं, वहां पर हम क्या करें? अगर हम बड़ा मॉडल लगाते भी हैं जो जीपीयू बेस्ड है और उसको सब्सक्रिप्शन वॉल के पीछे रखते हैं, तो यूजर को ला के फर्स्ट टाइम एंगेज करवाने के लिए एक छोटा ऑप्शन तो चाहिए ना। तो दैट इज वेयर हॉक्सेवी केम इन। ये वो जगह थी जहां पर हमने हॉक्सेवी को एज अ सेपरेट वेंचर स्टार्ट किया। हमने कहा इसको एक सेपरेट चीज के तौर पे करते हैं। इट्स गोइंग टू बी अ प्योरली टेक्निकल काइंड ऑफ अ थिंग, इसलिए इसके अंदर को बहुत लार्ज ह्यूमन रिसोर्स या मैन पावर की जरूरत नहीं है, मगर एज अ सेपरेट बिजनेस यूनिट इसको चलाते हैं। अब हमने जितनी एपीआई की हमें जरूरत पड़ी हमने बना दी, उसकी डिटेल अभी आपको हम बताते हैं, मगर वी आर ओपन टू बिल्ड मोर। हम इसके ऊपर और बिल्ड करना चाह रहे हैं अभी, और मजीद से मजीद जो हमारे मोबाइल के लिए चीजें जरूरी हैं और हमारी इंडस्ट्री के लिए जरूरी है, हम वो बिल्ड करके यहाँ लाएंगे। तो ये हमारा आइडिया इससे पूरा। जी डॉक्टर साहब, थोड़ी डिटेल में आ जाए।
अच्छा, हमारे पास जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट जो हमारी एग्जांपल है वो है, ऑफ कोर्स आई विल गो फास्ट ऑन दैट, बट जस्ट टू टच ऑन दीज एग्जांपल्स ताकि थोड़ी थियरी के साथ प्रैक्टिस भी उसमें आ जाए, कि एआई पावर्ड इमेज एडिटिंग है, बैकग्राउंड रिमूवर है, फेस स्वैप है, वर्चुअल ट्राई ऑन्स हैं। तो आप ये देखें कि अब आपके पास जो जितने भी एआई पावर्ड सॉल्यूशंस आ रहे हैं, उनका हमारा मॉडल ये है कि दे दे आर बीइंग पब्लिश डेली, और ये वो मॉडल है जो थर्ड पार्टी या बड़े पैमाने पे रिसर्च लैब्स फॉलो करती हैं बिग स्केल के ऊपर। और वो ये है कि जो भी न्यू रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं, नई रिसर्च जो भी आ रही है थ्योरी की डोमेन में, वो रिसर्च कुछ तो उसमें से गिटहब पे आ जाती है एज अ प्रोटोटाइप मॉडल्स, और कुछ जो है वो नहीं भी आती, जो कि अभी थियरी में होती है। तो वी ट्राई टू बिल्ड दैट, ये हमारा प्रोसेस है जिससे हम उसको ऑप्टिमाइज करते हैं कि हम एक स्टेप उस पुश कर सकें वो लिमिट, जिस लिमिट के ऊपर वो प्रोडक्ट के सूरत में मिल रही है। एंड वंस वी डू दैट, वी स्ट्रेट अवे बिल्ड एन एचआर जिसको वो समझ होती है, और वो एचआर उसको अपनी मर्जी से एक्सटेंड कर सकती है। इसमें हमने बैकग्राउंड रिमूवर पे काम किया है, फेस स्वैप पे किया है। हमारे पास जो फेस स्वैप और रिमूवर ये हैं, ये दोनों सीपीयू बेस्ड चल रहे हैं, तो पीछे हमारे पास बैकएंड पे इसमें हमें जीपीयू की भी जरूरत नहीं है। ट्रांसलेशन एपीआई में हमने जो लोकलाइजेशन और रियल टाइम है उसमें हमने जीपीयूज यूज किए हैं। ट्रेवलिंगो की जो हमारे पास ऐप है उसके अंदर भी हमने कुछ जीपीयू यूज किया है। कभी हम ऐसे भी कर रहे हैं कि एक छोटा लैंग्वेज मॉडल अगर हम बैकएंड पे नहीं रख रहे, तो फिर हम एपीआई यूज कर रहे हैं, विच इज अ वेरी जो भी कॉमन एपीआई है क्लाउड की या जीपीटी की। आप उस एपीआई के ऊपर अपना रैपर लिखते हैं, लेकिन आप उसे ऑप्टिमाइज ऐसे करते हैं कि आप पहले से प्रिडिक्ट करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ टोकन्स यू वुड बी रिक्वायरिंग, कितने टोकन्स के ऊपर आपकी कॉस्ट कितनी कम होगी, और आपको कितना एक्सपेक्टेड है कि उस पे क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ी ऑप्टिमाइजेशन है। मोबाइल पे अगर आप एक पूरा चैट जीपीटी का रैपर दे देंगे तो यू विल हैव एनॉर्मस कॉस्ट, यानी इतनी ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि टोकन्स आए जाएंगे और आएंगे। सो यू वी हैव टू कैलकुलेट कि कितनी टोकन लेंथ आ रही है। ट्रैवल एंड कंटेंट एग्रीगेशन पे देखें तो छोटी छोटी एपीआईज हैं जो कि न्यूज एपीआई है। अगर आपको कोई न्यूज एपीआई मिलती है जिसने वेब के लिए बनाई हुई है, तो वी जस्ट री इंजीनियर इट। हम पीछे जाते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं कि जी कैसे उसने ये काम किया, और क्योंकि हमने गूगल पॉलिसीज भी देखनी है, यू कांट जस्ट रैप गूगल न्यूज और उसको सारे को आप ये नहीं कर सकते कि एपीआई को स्क्रैप करें, गूगल आपकी एप्स को बंद करेगा। सिमिलरली विद वीजा इन्फो, प्लान योर ट्रिप, तो ये कुछ एपीआईज हैं जो हम कर चुके हैं, अपनी एप्स के अंदर डोमर वगैरह डाल चुके हैं, और कुछ ऐसी हैं जो कि अभी जिनके ऊपर अभी काम हो रहा है। तो ये रियल वर्ल्ड में कुछ यूज केसेस थे। मेरा ख्याल और भी आगे हैं, 2-3 डाले हुए हैं। फंसी चलें। अच्छा, फोटो एडिटर को देखें तो बेसिक फिल्टर्स, हाई चर्न थी लेगेसी। जब आपने उसे अपग्रेड किया तो हमने उसको बैकग्राउंड रिमूवर दे दिया। अब वन ऐप का आप ये क्लासिक मिसाल है जो भी उमर बता रहे थे, यानी बेसिक फिल्टर्स तो देखें, बीसियों एप्स दे रही है ना फिल्टरिंग की। अगर आपकी फिल्टरिंग ऐप जो है वो एक बैकग्राउंड रिमूवर भी दे देती है, तो दैट मीन्स कि आपको प्ले स्टोर पे जाके अब एक और बैकग्राउंड रिमूवर की ऐप को डाउनलोड नहीं करना। एंड यू आर नॉट यूजिंग डेली या कोई जीपीटी मॉडल, यू आर रनिंग इट ऑन सीपीयू। क्योंकि अगर आप, और इसके लिए हमने ओपन सीवी के CV2 के इनके मॉडल्स यूज किए हैं, ये रादर देन यूजिंग दी जीपीटी, क्योंकि ये काम तो हो ही सकता है कि आप जीपीटी के थ्रू ये काम करें, या जो बड़े बड़े जीपीयू के मॉडल्स पड़े हुए हैं हगिंग फेस पे, आप उन्हें यूज करें। सिमिलर ट्रैवल कंपेनियन ऐप है, लेगेसी में देखें तो स्टैटिक लिस्ट है पॉपुलर डेस्टिनेशंस की, और आप गूगल से वीजा इन्फो ले रहे हैं। लेकिन अगर आप इसे अपग्रेड करें तो आप इसी ऐप के अंदर छोटे छोटे ट्रांसलेशन के स्निपेट्स डाल सकते हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग जिसमें दो एप्स की, जो लेगेसी के लेवल पे दो डिफरेंट एप्स थी, आप उनके जहां कॉमन यूज केसेस आते हैं वो उन कॉमन यूज केसेस को मैप कर देते हैं, ताकि यूजर की जर्नी जो है वो थोड़ी एनरिच हो जाए, और जब यूजर की जर्नी एनरिच होगी तो वो ऐप में ज्यादा रहेगा, rather than switching between various apps. Am I right, Umar, on this? बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। फसिया, आपने कोई तस्वीरें नहीं दिखाई यार? ये आगे इसके आगे बाद आगे। में अच्छा जी, ये दिखा दें फसी आप एप्स को, तो आपको पता है ज्यादा। हाँ, ये जो लेफ्ट साइड पे मॉडल है आपका, ये वर्चुअल का मॉडल है।
ये आजकल काफी फेमस हुआ हुआ है, हगिंग फेस पे भी इसका एक फेमस मॉडल चल रहा है कलर्स वर्सेटॉइन के नाम से। ये मोस्टली लोग अपनी ऐप्स यूज कर रहे हैं, बट इसका अब जैसे वही बात है आसिम भाई की कि आपको इस तरह के मॉडल्स को अपनी डेवलपमेंट टीम में डिप्लॉय करने के लिए जीपीयूज चाहिए। इसकी लास्ट टेस्टिंग जो हमने की थी वो A100 पे की थी, जो कि 40 GB का एनवीडिया ग्राफिक कार्ड है। तो ये वाले मॉडल्स हम लोग अभी ट्रेनिंग हो रही है और इंशाल्लाह जल्दी प्रोडक्शन में भी ये वाले मॉडल्स हमारे आ जाएंगे। फेस ऐप आपको पहले बताया आसिम भाई ने, वो बेस्ड मॉडल है, ये उसकी बात कर रहा हूँ, ये हम यूज कर रहे हैं इस टाइम। और नीचे ये सर उमर की पिक्चर्स हैं, ये भी स्टेबल डिफ्यूजन से फेस स्वैपिंग हुई हुई है, और ये वाले मॉडल्स हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं अपनी ऐप्स में। या देखिए, बात यह है कि डीप सीक आ गया। पिछले वीकेंड आप लोगों ने देखा है, कॉस्ट बहुत कम होती जा रही है कि डीप सीक का अब इमेज मॉडल भी आ गया, कल वो भी रिलीज हो गया। सो अब ये चीजें अब जब दुनिया को वेब पे मिलेंगी तो हमें मोबाइल पे देनी है। अगर मोबाइल पे नहीं देंगे हम पीछे रह जाएंगे, और मोबाइल पे हमने देनी है अपने तरीके से। हमें इनको टीयर 2 और टीयर 3 मार्केट्स के लिए ऑप्टिमाइज करना है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि जब मैंने पीछे सर्वर्स वालों से बात की है, जब मैंने AWS से बात की है, जब मैंने GCP से बात की है, जब मैंने Azure से बात की है, उन्हें हमारे यूज केस का आइडिया नहीं है। उनकी ऑप्टिमाइजेशन हमारे यूज केसेस के लिए नहीं हुई भी। हमें अभी उनको भी एजुकेट करना है कि हमारा यूज केस कैसा है, और हमारे यूज केस में ये जो रिटर्न ऑन एड स्पेंड की कैंपेन है, इसके अंदर वायबिलिटी किस तरह से लेके आनी है हमने AI के फीचर्स की। सो दिस इज द मार्केट लर्निंग जो कि हम सबको इकट्ठे करनी पड़ेगी। अब कुछ FAQs है, उनके ऊपर आ जाते हैं जल्दी से, ताकि उसके बाद हम आप लोगों के क्वेश्चंस ले सकें। मेरा ख्याल है बल्कि अगर आप लोगों के क्वेश्चन हो तो पहले आप अपने क्वेश्चंस पूछ लें। बस हम इस सवालों को एक दफा स्किप करा दिखा दें कि इसके में कोई रह तो नहीं गया। देखिए ये बात हमने कर दी है लेगेसी ऐप की मॉडर्नाइजेशन की, तो ये बात हो गई है। ऐप साइज और परफॉर्मेंस पे मैंने बात कर दी थी कि ऐप साइज आपका ऑप्टिमाइज रहेगा, और परफॉर्मेंस जाहिर है आपको लेटेंसी देखनी पड़ेगी अपनी एपीआईज की। यानी अगर एपीआईज की लेटेंसी बहुत ज्यादा है और पीछे वो चोक हो रही है तो ऑब्वियसली यू हैव टू ऑप्टिमाइज दैट। चलें जी आगे। ठीक है। ठीक है, ये ऑब्वियस है, जब जिसने भी एपीआई यूज किए हैं ही नोज इट के जब आप अगर आप सीपीयू ऑप्टिमाइज्ड एपीआई यूज करेंगे तो आपके बैकएंड बहुत चीप हो जाएंगे। अगर आप एपीआईज खरीदते हैं बड़े जैसे सर्च एपीआईज हैं मिसाल के तौर पे, या बिग एपीआईज हैं, उसमें उसमें आप देखें कि ये वाली जो इतनी एपीआईज हैं, ये एपीआईज इन बड़ी एपीआईज को जो एजेंटिक एआई के मॉडल्स आ रहे हैं वो क्रैश कर देंगे। क्योंकि बड़ी जो छोटी एपीआईज हैं वो तो देखें, व्हाई वुड समबडी लाइक टू हैव अ बिग एजेंट का फ्रेमवर्क जो कि जिसकी अपनी कॉस्ट होंगी, तो वो ये वाली सीपीयू की एपीआई काइंड ऑफ अनबीटेबल है जो ऑप्टिमाइज्ड रहेगी। जो बड़ी एपीआई के मॉडल हैं जो आपको रैपिड वगैरह पे नजर आ रहे हैं, उनके साथ ये मसला होगा अगले 3 से 4 या 6 महीने में कि जब एजेंट्स आ जाएंगे, और अभी तो एजेंट्स बनाने के फ्रेमवर्क आ रहे हैं तो वो अपनी कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, उनकी अपनी कॉस्ट की लेयर है। लेकिन जब लोग उनको डायरेक्टली बनाना शुरू कर देंगे इन दी फ्रेमवर्क्स लाइक रिएक्ट और फ्लटर, क्योंकि उनके अंदर अपने एजेंट आ जाएंगे, तो इस एजेंट मार्केट ने जितना जूस निकालना है पैसों का वो तो निकाल के फारिग हो जाएगी, और फिर लोग डायरेक्टली एजेंट बना लेंगे, और व्हाई वुड दे देन गो फॉर द एपीआई मार्केट। तो जैसे आपने डीप सीक पे देखा, अब एपीआई मार्केट भी हिट होगी आफ्टर एजेंट्स। मैं एजेंट्स की बात के ऊपर थोड़ा सा आगे आऊंगा। फरमाइशें मैं अक्सर करता रहता हूँ अपनी टीम से, ये लोग पूरी नहीं करते वैसे तो, मगर मैं करता रहता हूँ फरमाइशें। पिछले दिनों मैंने फरमाइश की थी इनसे कि मुझे एक ऐसा एजेंट बना के दें जो मेरी एप्स की मार्केटिंग भी खुद ही किया करे टिकटॉक पे। तो मुस्कुरा देते हैं, अभी देखे फंसी जैसे मुस्कुरा रहा है। तो ये होता ही है कि ये जो एजेंट्स है ना, ये इवेंचुअली हमारे वर्क फ्लो में बहुत ज्यादा इंटीग्रेट हो जाएंगे, और इनकी इंटीग्रेशन इस तरह से होगी कि ना सिर्फ हमारे एप्स के अंदर यूजर्स के लिए एजेंट्स काम कर रहे होंगे, हमारी एप्स की प्रमोशन और मार्केटिंग के लिए भी इस्तेमाल हो रहे होंगे। हमारे जो टिकटॉक अकाउंट्स होंगे, और जो हमारे ट्विटर अकाउंट्स होंगे, और जो हमारे सारे के सारे सोशल अकाउंट्स हैं, वहां पर हमारे ऐप की अपडेट्स पोस्ट करना, वहां हमारी एपीआईज की डिटेल्स पोस्ट करना, ये सारे काम थ्रू एजेंट्स हो रहे होंगे। और ये सब कुछ मैं अगले 6 महीनों में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम सबके हाथों में आ जाएगा। अब जैसे देखें, जब मैंने वेबिनार स्टार्ट किए थे ना, उस वक्त मेरा ख्याल है हम 2-4 कंपनीज थी जो कि अपने वर्कफ्लो के अंदर मिड जर्नी को कंप्लीटली इस्तेमाल कर रही थी।
आज मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा स्टूडियो है पाकिस्तान में जो जनरेटिव एआई नहीं यूज कर रहा अपने वर्कफ्लो के अंदर। तो देखिए पिछले 1 साल के अंदर अंदर एवरीबडी हैज अडॉप्टेड दिस। तो ये एआई ऐसी चीज है कि इसकी अडॉप्शन लाजमी है, क्योंकि आपका रेवेन्यू इससे जुड़ा हुआ है। आगे चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अब मेरा व्यू ये है कि आपके केपीआईज बहुत ज्यादा चेंज नहीं होंगे। आपने जैसे आप पहले यूजर की देख रहे थे, उसका डेली एक्टिव या जो भी पैरामीटर्स हमारे कॉमन हैं मोबाइल एप्स के, वो वही केपीआईज बताएंगे। अगर आपका एआई फीचर सीमलेस, इसमें केपीआई ये है कि आपकी लेटेंसी जो है वो आप कुछ शुरू में कुछ एवरेजिंग करें, जो कर रहे हैं कि आपके पास अगर एक एपीआई 25 दिन या 1 महीना चलती है तो उसकी जर्नल लेटेंसीज आपको क्या मिल रही है, क्या वो अगर वो मिली सेकेंड्स में हैं एंड दे आर नॉट टचिंग लाइक मे बी 1 सेकेंड और 2 सेकेंड, तो ये आप देख सकते हैं कि वो क्या एपीआई, क्योंकि मोबाइल बहरहाल एक बहुत छोटी डिवाइस है एंड इट इज वेरी अनलाइकली कि वो इतना डेटा एक्रू करे कि आपकी जो केपीआईज हैं या जो लेटेंसी के केपीआईज हैं परफॉर्मेंस के, वो आगे चले जाएं। देन देयर आर केपीआई और बिजनेस के भी हैं। मैं कुछ चीजें बिजनेस केपीआईज की बात में यहाँ करना चाहूंगा कि कुछ बिजनेस केपीआईज है, उनमें आपको 30% इंक्रीज एक्सपेक्ट करना चाहिए विद ईच फीचर। अब वो केपीआईज कौन से है मैं यहाँ डिटेल कर देता हूँ। इंप्रेशंस पर डीएयू का केपीआई आपका, उसके अंदर आपको 30% इंक्रीज होना चाहिए। आपका सेशन टाइम का केपीआई है, उसके अंदर आपको होना चाहिए। आपकी रिटेंशन बेहतर होनी चाहिए। इसके अलावा आप जब एआई के फीचर्स लॉन्च करते हैं तो आपको अपनी मोनेटाइजेशन थोड़ी चेंज करनी पड़ती है। आपको सब्सक्रिप्शन बार बार दिखानी पड़ती है यूजर को और सब्सक्रिप्शन की तरफ लाना पड़ता है, क्योंकि अब आप वैल्यू एडेड फीचर्स दे रहे हैं। तो सब्सक्रिप्शन के साथ मोनेटाइजेशन की एक और पूरी की पूरी लेयर है जो कि आपको ऐप के अंदर इंप्लीमेंट करनी पड़ती है, और उसके अंदर थोड़ी सी गेमिफिकेशन भी करनी पड़ती है। आगे आने वाले कुछ वेबिनार्स में हम इसके ऊपर स्पेशली बात भी करेंगे, मगर ये वो कुछ केपीआईज हैं जो एआई फीचर के बाद आपको अपनी ऐप पे मॉनिटर करने होते हैं। इंप्रेशंस पर डीएयू, सेशन टाइम, आपका इसके अलावा क्या था, सेशन टाइम था, इंप्रेशंस पर डीएयू था, रिटेंशन आपकी इंक्रीज होनी चाहिए, और ओवरऑल मोनेटाइजेशन भी इंक्रीज होनी चाहिए। जी ग्लोबल एआई फीचर्स फंक्शनैलिटीज एपी, ये तो खैर काफी जर्नलाइज्ड क्वेश्चन है। ये फंसी, आई डोंट नो ये किसने पूछा हम है, लोग इसके ऊपर आगे कुछ काम कर रहे हैं। हम लोग आगे बेसिकली हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम फोटो एडिटिंग को एक्सप्लोर करेंगे। फोटो एडिटिंग के अंदर जितनी भी कैपेबिलिटीज हैं जो कि हमें मोबाइल पे लेके आनी है उनको लेके आएंगे। इसके अलावा जहाँ पर डाटा एग्रीगेशन की बात होती है और जहाँ पर एलएलएम्स की बात होती है, टेक्स्ट बेस्ड चीजों की बात होती है, उसके अंदर हम कुछ नई चीजें लेके आएंगे अभी आप लोगों के लिए, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से जो मोबाइल के अंदर एग्जिस्टिंग डाटा है उसको किस तरह से रैग में कन्वर्ट करके और यूजर के लिए यूजफुल बना सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट इज कमिंग अप। लेकिन अगेन ये इतना फास्ट मूविंग एनवायरनमेंट है कि मुझे नहीं पता कि अगले हफ्ते क्या लॉन्च हो जाएगा। तो एजेंट्स तक जाने का इरादा है, लेट्स सी कहां तक पहुंच पाते हैं। आगे जी क्वेश्चन आंसर्स प्लीज शुरू करें जी। एनीबॉडी विद अ क्वेश्चन, you can raise your hands and we will allow you to come. आज क्वेश्चंस नहीं है, दैट्स वेरी अस्सलाम नाइस। वालेकुम जी राशिद जी आइए। सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र जी, फर्स्ट क्लास। सर, आप ये वेबिनार माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, लेकिन आप थोड़ा सा इस पे भी गाइड किया करें कि हम न्यू अकाउंट पे कैसे काम करें और कैसे क्रिएट करें। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे बात की थी। इसके ऊपर फिर एक सेपरेट हमें वो रखना पड़ेगा। न्यू अकाउंट पे देखिए अगेन बेसिक्स तो वही है, मार्केट का गैप देखना है और आपने ट्रेंड देखना है कि अभी कौन सी एप्स ऐसी हैं जो कि ट्रेंड में आ रही हैं, और वो सर एक फीचर मिनट, सेट सर करके। न्यू अकाउंट पे मतलब वो अकाउंट हमारे तो स्टेबल रहते नहीं, टर्मिनेट हो जाते हैं। ओके गूगल प्ले अकाउंट। गूगल प्ले अकाउंट की बात कर रहा है। आहिर लेते हैं यहाँ पे सवाल। हेलो, जी जी। हाँ जी वैसे ताहिर। देखिए वो मैं बता रहे थे। राशिद आपको बताऊं, आपके साथ कितनी दफा एक्सपीरियंस हुआ कि आपने न्यू अकाउंट बनाया और वो टर्मिनेट हो गया? सर 3 टर्मिनेट हो गया, अब तो मैंने बनाया ही नहीं दोबारा। आपने ये कंपनी अकाउंट से या डेवलपर अकाउंट से? सर ये डेवलपर अकाउंट से, मतलब पर्सनल जो बनाते हैं हाँ पूरी। आप जरा हमारे रीजन के अंदर ना, अब उन्होंने ये किया है कि आपके लिए ना उन्होंने ये डेवलपर अकाउंट्स है ना, इनके ऊपर कुछ सख्ती ज्यादा कर दी है। आप सस्ता सा काम है, कोई बहुत एक्सपेंसिव काम नहीं है। आप एक
सोल प्रोप्राइटर कंपनी रजिस्टर करवा लें और एक कॉर्पोरेट अकाउंट खोल लें अपना गूगल के ऊपर, इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंशाल्लाह। अगर आए तो आप प्लीज बताइएगा, बसता नहीं होगा। आप डेवलपर अकाउंट के बजाय थोड़ी सी कॉस्ट इनकर करके कंपनी खोल के बैंक अकाउंट खुलवा लें अपना और एक प्रॉपर कंपनी अकाउंट खोल लें, उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है सर। थैंक यू सो मच। सर इसमें जी कॉस्ट कितनी का आएगी? जी, मेरा ख्याल है 10-15-20 हज़ार रुपया खर्चा है एक सोल प्रोप्राइटर कंपनी रजिस्टर करवाने का। तो अपनी कंपनी बना ले, उस कंपनी के थ्रू अकाउंट रजिस्टर करें। गूगल की अब रिकमेंडेशन भी यही है। ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी सुल्तान। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम एआई के थ्रू फायरबेस के थ्रू हम किस तरह से अपनी ऐप को मोनेटाइज कर सकते हैं, किस तरह से एड रेवेन्यू को हम चला सकते हैं, जिस तरह से भी आप सेशन के अंदर अभी डिस्कस किए कि फायरबेस का भी फीचर आ गया है जो हमारी ऐप को। फर्स्ट बताते हैं फीचर के बारे में जरा। फायरबेस पे आपने अभी देखा होगा कि एक तो जेमिनी का आपने आ गया होगा साइड पे सेक्शन आ गया होगा जिसमें आप अपनी जो यूजर ऑडियंस है वो पर्सनलाइज यूजर ऑडियंस वहाँ पे बना सकते हैं, वो आपको हेल्प करता है बनाने में। मोनेटाइजेशन जो आपकी रिमोट कॉन्फ़िग से पे होती है उसको भी वो उसमें भी हेल्प करता है आपकी। तो ये ऐसा नहीं है कि आप अपनी सारी जो जितनी भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन है या ऑडियंस है वो आपको एआई को देते हो फिर और उसके हिसाब से मोनेटाइज कर देता है आपकी ऐप को। आपकी हेल्प करता है ये उन चीजों में जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग जब मोनेटाइजेशन करते हैं, नोटिफिकेशन की सूरत में। हाँ, नोटिफिकेशंस में बहुत हेल्प होती है, इन ऐप मैसेजिंग में बहुत हेल्प होती है, उसकी टेक्स्ट की उसकी इमेज जनरेशन में भी हेल्प होती है अगर आप फायरबेस के और पैकेजेस देखें। उसके अलावा फायरबेस के अगर इसमें मैं कुछ नई चीज भी ऐड ऑन करना चाहूंगा। फायरबेस के अंदर अगर आप देखें तो एक एआई का एक सेक्शन पूरा नया आया है जिसमें आप अपने एलएलएम्स वगैरह डिप्लॉय भी कर सकते हैं। आप अगर फायरबेस फंक्शंस भी अगर आपने देखा होगा तो उसमें आप छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स जो आप एपीआई पे भी लिखते हैं वो फायरबेस फंक्शन पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं। इसमें एक ये चीज आई है और दूसरी जो आप कह रहे हैं वो जेमिनी की हेल्प से आप जो आपका नॉर्मल वर्क है ना उससे वो आपको हेल्प करता है, उसको कोई कंट्रोल नहीं होता कि वो आपकी चीजें खुद मोनेटाइज कर सके। ठीक है, एक और क्वेश्चन है वो भी ले लें। पहले सुल्तान साहब इसमें ना मैं आपको ये बताऊंगा जो मेन चीज अभी आप फौरन इस्तेमाल कर सकते हैं ना, आप अगर एबी टेस्टिंग करते हैं अपने मोनेटाइजेशन प्लान की, मतलब अगर आपने लेट्स सपोज अपनी ऐप में 12 एड यूनिट्स लगाए हुए हैं और आप 12 एड यूनिट्स के ऊपर एबी टेस्ट चला के देखते हैं कि कौन सा एड यूनिट मेरे लिए प्रॉफिटेबल है और कौन सा एड यूनिट प्रॉफिटेबल नहीं है, ये टेस्ट करने के लिए भी अब आपको एआई की सर्विस मिल गई है। आप अपने सारे एबी टेस्ट खुद ऑफ कर दें और वहां पे उनको लगा के एआई से कहें कि वो चलाए, तो वो आपको परफेक्ट मॉडल बता के दे देगा कि आपकी इस पूरी की पूरी मोनेटाइजेशन के अंदर कौन से एड यूनिट्स हैं जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, माज पहले आपका हैंड रेज है, माज से बात कर लें पहले, फिर मैं वो खोलता हूँ अपने मैसेजेस भी खोलता हूँ जहाँ पे आए हैं सवाल। जी थैंक यू। अच्छा, क्वेश्चन जी, मेरा ये था कि हमारा जिस तरह एडमॉब का अकाउंट है बेसिकली वो सस्पेंड हो गया, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंट था उसके अंदर कोई इनवैलिड ट्रैफिक का इशू आया था। मे बी क्वेश्चन मेरा ये है कि हम इसके अलावा और कौन से एड नेटवर्क है जो हम अपनी ऐप के अंदर यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा भी मॉडल सेम वही है, एड बेस्ड रेवेन्यू पे हमारा फोकस होता है। तो उसके लिए कौन से कोई आप सजेस्ट करेंगे एड नेटवर्क जो और अच्छी है जो हम यूज कर सकते हैं इसके अलावा? मेटा सबसे पहले तो, ऐसे ही है। इसके बाद आप बता दें फसी अपने एक्सपीरियंस में कौन कौन से हैं जो बेहतर चल रहे हैं हमारे पास। हम कर चुके Tangle हैं, है। Tangle कर चुके हैं, एप्लविन कर चुके हैं, टिकटॉक का जो है वो भी मतलब कर चुके हैं। और अगर रशिया वाली साइड पे जा रही Yandex आप यूज कर Yandex सकते हैं। कर सकते हैं कि वहाँ पे तो ये नहीं चलते बाकी। मेहदी ने हैंड रेज किया। मेहदी, इस सवाल का जवाब है सबसे अच्छा मेहदी ही दे सकता है। हाँ, मैं यही बताने जी, लगा मेहदी। था कि आजकल जो टॉप टियर में चल रहे हैं उसमें अगर आप मेडिटेशन की तरफ आते हैं तो वो मैक्स है, जिसमें आजकल ऐप लॉबिन एक्सचेंज अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छा ECPM दे रहा है। ओवरऑल आई थिंक 2 है, और अगर यूएस यूके और कनाडा है उसमें 30% मतलब एक्स्ट्रा है, मतलब आप समझ लें 30% इंक्रीज है। प्लस आप इंटीग्रल यूज करें जो कि आपको सेकंड नंबर पे सपोर्टेड होगा। थर्ड नंबर पे आपका डिजिटल टरबाइन है अगर वो लकीली बन जाता है। तो ये 3 अच्छे हैं। और भाई ने जिस तरह कहा कि यांडेक्स है अगर आपका, और उस सूरत में कि रशिया से डाउनलोड है तो यांडेक्स, अगर नहीं है तो वो आप पे खा जाएगा। लिफ्ट ऑफ एड, अगर आपका एड रेवेन्यू मॉडल है मतलब रिवॉर्डेड है तो लिफ्ट ऑफ आपका बेस्ट बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा। ये 3-4 हैं जो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करेंगे अपार्ट फ्रॉम मेहदी, अब गूगल आप चूंकि आ ही गए हैं ऑनलाइन तो एक छोटा सा और काम कर दें।
ऐप 2 मिनट लेके ना जरा ये बता दें कि आजकल जो नई यूए की स्कीम आई है, जिसके अंदर टिकटॉक से और सोशल से यूजीसी के थ्रू ट्रैफिक लाई जाती है, इसके ऊपर तो थोड़ा सा इंसाइट दें हमें और थोड़ा सा बताएं कि इसके किस तरह के रिजल्ट्स हैं और इसकी कौन सी ग्लोबल स्ट्रेटजीज है जो कि इस टाइम बहुत ज्यादा चल रही है गेम्स और एप्स दोनों के लिए। US, UK, Canada, tier 1 countries, apart from some exceptional EU countries जो है ना, उसके अलावा अगर आप टिकटॉक चला रहे हैं, depend on parties category, depend on puzzle categories, depend on some categories which are not including into role playing games और also role playing apps और entertainment apps, वो उसके अंदर मतलब टिकटॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, प्लस रेस्ट ओवर द वर्ल्ड भी आजकल टिकटॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यही रीजन है टिकटॉक इस वक्त में अगर देखा जाए तो गूगल एड्स के सामने बिल्कुल इन फ्रंट आके खड़ा हो गया। यही रीजन है कि टिकटॉक एड्स को यूएसए के अंदर बैन किया जा रहा है। थोड़ी सी तो स्ट्रेटजी बताएं, थोड़ी सी स्ट्रेटजी बताएं कैसे करते हैं ये मतलब हम कोई इन्फ्लुएंसर तो है नहीं ना, हम कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हम तो मार्केटिंग कंपनीज हैं। थोड़ी सी एक हाई लेवल स्ट्रेटजी बताएं कि ये कैसे किया जाता है। अच्छा, उसमें यूए का पूछ रहे हैं ना आप? यूए के लिए, स्पेसिफिकली यूए के लिए। सर सिंपल है, एक हम ना अपना कंपेटिटर एनालिसिस कर लेते हैं, जिस तरह का हमारी जिस तरह की ऐप या जिस तरह की प्रोडक्ट है ना, कंपेटिटर की देख लेते हैं उसमें बेस्ट परफॉर्मिंग क्रिएटिव कौन सा है, सेम ठीक है, उसी स्ट्रेटेजी के ऊपर जो हमारा इंजन होता है हम उसके ऊपर उसकी वीडियो बना लेते हैं। ठीक हो गया, बन गई। सिंपल, अब आगे। सिंपल है, प्लेएबल ज्यादा चल रहे हैं मतलब। अच्छा, इसके ऊपर एड्स चलाते हैं आप या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी होती है? नहीं सर, सिंपल टिकटॉक डैशबोर्ड यूज करते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर टिकटॉक मार्केटिंग नहीं डैशबोर्ड करते। यूज करते हैं, बस ठीक हो गया। उसके एक्सीलेंट, लिए थैंक यू सपोर्ट सो मिल मच जाएगी, मैदी। $10,000 के बाद ना आपको सपोर्ट भी मिल जाती है। सपोर्ट ही मिल जाती है। थैंक यू मैदी, दैट वाज एक्सीलेंट। हमें लग रहा था कि कोई बहुत लंबा चौड़ा काम है, मगर ये तो कोई हमारे मतलब का नहीं नहीं काम नहीं, है। कोई लंबा काम नहीं, $10,000 स्पेंड करोगे। अब तो $5,000 पे भी सपोर्ट दे रहे हैं। और आफ्टर सीपीआई जो सीपीई कैंपेन्स होती हैं उनके लिए तो वो खुद आपको सेटअप करके देंगे, लेकिन आपका एमएमपी बहुत पावरफुल होना चाहिए, लाइक जैसे हम एडजस्ट यूज कर रहे हैं। ठीक हो गया, क्योंकि आपको बीच में सही है, एमएमपी तो चाहिए होगा आपको, वरना आपको नहीं पता लगेगा। बिल्कुल ठीक है मैदी, थैंक यू सो मच। थैंक प्लेजर, यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हमारे पास अब जो क्वेश्चन आए हुए हैं चैट में, मैं उनके पहले सवालों के जवाब देख लूं। तैयब महमूद साहब का क्वेश्चन है। हमजा ये क्वेश्चन पढ़ के फंसी क्वेश्चन पढ़ के जरा जवाब दें। अच्छा, क्वेश्चन है कि when we generate images, if there are 50 users at same time, the AI server doesn't respond, is there any solution for this? अच्छा, इसमें दो चीजें हैं कि आप जो AI की सोल्यूशन यूज कर रहे हो वो कोई API है या आपका अपना होस्ट हुआ हुआ सर्वर है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पहली एग्जांपल लूँ तो आप जैसे GPT की ओपन AI की API आती है डेली के नाम से, जो कि आपको इमेज जनरेशन करवाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका ये था कि अगर मैं एपीआई से पहले कहता हूँ, अगर 50 इमेजेस पर सेकंड का आपका पास इशू आएगा कि आपका सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि दिल्ली के पास 50 इमेजेस पर सेकंड का वो इतना उनकी बैंडविड्थ नहीं है। होता ये कि आपने अपनी एपीआई का स्ट्रक्चर ऐसे बनाना होता है कि आपको मल्टीपल रिक्वेस्ट एट अ टाइम हैंडल कर सके वो। ठीक है, सेम फॉर द जब आप अपना स्टेबल डिफ्यूजन का कोई मॉडल वगैरह डिप्लॉय करते हैं या कोई नए मॉडल्स जितने भी आ रहे हैं, जैसे मिड जर्नी है वो भी इसी तरह है, उनको डिप्लॉय करते हैं तो आप उनकी भी मल्टी थ्रेडिंग करते हैं। कि अब सिंगल थ्रेडिंग मल्टी थ्रेडिंग के कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जो कि आप यूज करके अपने प्रोसेसर को ऑप्टिमाइज वगैरह कर सकते हैं। उससे ये होता है कि आपकी 50 रिक्वेस्ट पर सेकंड 100 रिक्वेस्ट पर सेकंड भी इजीली हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल अगर रिक्वेस्ट वैसे इतनी ज्यादा नहीं है, ये बड़ी नॉर्मल रिक्वेस्ट है, इतनी रिक्वेस्ट तो हम बड़े आराम से हैंडल कर लेते हैं मल्टी थ्रेडिंग से। हाँ जी, ऐसा ही है, तो वो उस तरह हैंडल हो जाती हैं। अगर आपकी सिंगल थ्रेडिंग हो रही है तो ऑफ कोर्स आपका सर्वर साथ साथ जॉब कर सकता है, आपकी एपीआई बैठ सकती है, ये इश्यूज आते हैं बीच में। बेसिकली कोर ब्रेक कर लेते हैं ना, कोर ब्रेक करके उसके थ्रेड बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन जी अल्ताफ साहब, अल्ताफ क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है। अल्ताफ साहब अगर अवेलेबल नहीं है तो अली अवैस खान साहब का भी क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम। अल्ताफ है जी, अल्ताफ जी। पहले तो थैंक यू, बहुत अच्छा आप लोगों ने सेशन दिया। मेरे ना 2 क्वेश्चन थे। एक रिलेटेड था, आप लोगों ने जो बात की ना एपीआईज़ की। हम सर्वर साइड पे एपीआईज़ जितने भी एम्बेड कर देते हैं, हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो सर्वर साइड और हमारा नेट थोड़ा-सा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है पाकिस्तान में।
तो वो लैपटॉप और कंप्यूटर बेस पे कुछ जो है वो काम चल जाता है। मेरा कंसर्न ये है कि क्या हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मोबाइल पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रांग है कि हम सर्वर साइड से सारी चीज़ें जो है वो लेके अपने काम जो है वो इजीली कर सकें। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे। आप ये कह रहे हैं कि आप अपने एपीआई या बैकएंड को अपने लैपटॉप्स या पीसी पे होस्ट करते हैं फॉर यूजर्स, राइट? जी, मतलब आपकी ऐप में जो एपीआईज हैं वो आपके लैपटॉप या पीसी पे डिप्लॉय हुई हैं। असल में एक्चुअली ये प्रैक्टिस मतलब गलत है बिल्कुल, कि आप अपने जो इन हाउस पड़े हुए पीसी हैं या लैपटॉप्स हैं उन पे अपनी एपीआईज या बैकएंड्स को डिप्लॉय करें। क्योंकि देखें, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और आपकी लेटेंसी और जो बंदा यूरोप में बैठा है उसकी लेटेंसी का बहुत फर्क आता है। ये वाला फर्क जो होता है बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ से और यूएस की आप अगर पिंग लेटेंसी देखें वो भी 400 ms तक इस तरह जाती है। तो हमेशा ये हम लोग इस तरह की प्रैक्टिस जब इस तरह की करते रहते हैं सर्वर्स की, AWS या GCP की, तो हम पाकिस्तान में फॉर नाउ कुछ भी होस्ट नहीं कर सकते। आप अगर मशीन भी ले आएंगे तो आपका अगर यूजर यूएस से आ रहा है तो उसके लिए वो रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। जर्मनी के लिए बहुत ज्यादा, हाँ दुबई के लिए ठीक है, अगर आपकी यूएई की ऑडियंस है तो कुछ हद तक ठीक है। बट अगर आपकी ऑडियंस टीयर 2 या टीयर 1 की है तो आपका सर्वर साइड रिस्पॉन्स बहुत टाइम लगा देता है, उससे आपका ऑफकोर्स आपका यूजर ड्रॉप हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि चूज कौन सा सर्वर करें जो कि बेस्ट होता है। सर्वर्स जो, अगर आप सर्वर्स वाली साइड पे जाएंगे तो बेस्ट सर्वर्स आपके जर्मनी में भी फ्रैंकफर्ट के हैं, आपके यूएसए में वर्जीनिया में हैं। तो ये सर्वर चूज ऐसे करें कि जिसमें आपकी ऑडियंस सारी इजीली मैप हो जाए। ठीक है, पाकिस्तान में सर्वर डिप्लॉय करना एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है अपने ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको पता है कि इंटरनेट का भी इशू हो सकता है, लाइट का भी हो सकता है, सर्वर डाउन होने से आपकी एपीआई ऑफ कोर्स बंद हो जाएगी। ठीक है, डन हो गया जी। अली अवैस खान साहब का भी क्वेश्चन है कोई? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है कि एआई के बाद सैस बिजनेसेस बड़े इफेक्ट होंगे, एआई एजेंट्स उनकी जगह रिप्लेस कर लेंगे, तो वो कैसे करेंगे? थोड़ा सा उसका थोड़ा सा आइडिया अगर हमें समझा दें कि ये क्यों ऐसे कहा जाता है। सर सैस तो देखिए, सैस तो अगर आप कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं या आप कोई किसी भी किस्म का सैस यूज करते हैं जो कि आपकी बिजनेस के अंदर आपको इंटेलिजेंस देता है या इस तरह कोई काम करता है, तो एजेंट का मतलब अब ये है कि वो चीज चूंकि सैस के ऊपर तो आपको सर्वर के थ्रू आती थी, एक जेनेरिक प्रोडक्ट बनी हुई थी और आपके लिए कस्टमाइज थी। अब वो एजेंट आपके अपने ही नेटवर्क के ऊपर बैठा होगा, वो एक छोटा सा LLM होगा जो आपके नेटवर्क के लिए फुली कस्टमाइज्ड होगा, बल्कि ग्राउंड अप बना ही आपके लिए हुआ होगा, और वो लो कॉस्ट होगा आपके लिए। वो सर्वर पे डिप्लॉयड नहीं होगा और वो जाहिर है आपके बहुत सारे काम कर देगा। अगर आप पर्सनल लेवल पे बात करते हैं तो पर्सनल लेवल पे अब जिस तरह इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल परप्लेक्सिटी बाय है। अगर आप परप्लेक्सिटी बाय खोल के देखें तो परप्लेक्सिटी ने एक सर्च इंजन दिया है जो स्पेशली शॉपिंग के लिए है। वो आपके, अगर आपने एक वैक्यूम क्लीनर खरीदना है और आपका बजट 60,000 रुपया है और आपने पाकिस्तान के लिए वैक्यूम क्लीनर खरीदना है क्योंकि आपके पास ये माइक म्यूट कर लें। अच्छा, इसके अंदर ये है कि जो मैं एक मिनट ये जरा माइक म्यूट करते हैं। अच्छा, इसमें होता यह है कि जब आप अपने पर्सनल एजेंट्स की बात करेंगे तो आपका शॉपिंग असिस्टेंट बन जाएगा, आपका ट्रैवल असिस्टेंट बन जाएगा। ये सारे एजेंट्स जो हैं ये आपके लिए टास्क परफॉर्म करेंगे। अब जब ये आपके लिए टास्क परफॉर्म करेंगे तो आपकी लेट्स सपोज अगर बुकिंग होनी है, आपने एक वेबसाइट से वैक्यूम क्लीनर खरीदना है तो परप्लेक्सिटी आपको उसका रिजल्ट ला के देगी। अब जब परप्लेक्सिटी रिजल्ट ला के देगी तो आपकी वेबसाइट अपनी मार्केटिंग आप परप्लेक्सिटी के लिए करेगी, आपके लिए नहीं करेगी। तो एजेंट्स आर गोइंग टू बी इन द मिडल नाउ। तो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर क्या पड़ा हुआ है ये आपको बताएगा आके परप्लेक्सिटी, ना कि वेबसाइट खुद। तो अब एसईओ और एएसओ की भी नौयत थोड़ी तब्दील हो जाएगी, मेरा ख्याल ही है सर। नहीं, सास के हवाले से कि सास को कैसे मतलब रिप्लेस कर देंगे एआई एजेंट, मतलब जिस तरह ईआरपी सिस्टम है। सर ईआरपी देखे ना, ईआरपी एक बनाया हुआ उन्होंने जो 50 कंपनियों के लिए काम करता है, वो 50 कंपनियों के लिए मॉडल है। अब एजेंट आपकी अपनी कंपनी के लिए अलग ही बन जाएगा एक पूरा। वो सैस आपको बजाय इसके कि आप एक ग्लोबल सैस इस्तेमाल करें, वो सैस डिप्लॉयबल अब आपके लिए अपना बन जाएगा। वो कॉस्ट इफेक्टिव इतना हो गया है कि आपके लिए अलग बनाना भी आसान है। मिसाल के तौर पे आपका सैस जो है, आपका सैस कोई एग्जांपल दें ईआरपी में। लेट्स अज्यूम
आपका जी सर, मेरा साइज है जो ERP है, पॉइंट ऑफ सेल अकाउंटिंग सिस्टम है, वेब बेस्ड है, तो ठीक है। इसको किस तरह वो AI एजेंट जो है वो रिप्लेस कर सकता है? ये जो देखिए आप हमने बिजनेस, आपका जो पॉइंट ऑफ सेल का SaaS का सिस्टम है, आपने किसी थर्ड पार्टी से खरीदा हुआ है? नहीं जी, वो हमने खुद डेवलप किया हुआ है। नहीं, तो जो आपने डेवलप किया हुआ है उस वो कुछ प्रोसेस कर रहा है ना, लेट्स अज्यूम वो X नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, 8 या 10 प्रोसेसेस हैं। परचेज होती है, परचेज जी, के ठीक है, बाद एक डेटाबेस में रिकॉर्ड होती है, वो डेटाबेस एक पीछे जाता है, एक बड़े सिस्टम में किसी स्टोर प्रोसीजर में सेव हो जाता है। एम आई राइट? इसी किस्म का काम है। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही अच्छा, हो अब आप देखिए, आप इस काम को जरा 10 स्टेप्स में लिख लें कि क्या होता है। मैं आपकी शॉप पे आता हूँ, पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर, पॉइंट ऑफ सेल पे मैं कुछ खरीदता हूँ, वो एक डीबी में, ये एक काम है। खरीदने की जो ट्रांजैक्शन है, वो ट्रांजैक्शन किसी ने हाथ से की और डाल दी। अब वो जो डाल रहा है, वो कोई शॉप पे कोई चीज तलाश कर रहा है, लाइक डेटाबेस के अंदर। उसने कहा अच्छा ये आईडी है, वो डेटाबेस में पंच हुई, वो पंच होके डीबी में सेव हो गई, ओके हुई, प्राइस की शीट निकली। ये 10 काम है। अगर आपका जो बंदा, एक वो जिसने ये प्रोडक्ट लिया हुआ है, वो आए और वो कहे कि जी हम एक खास शॉप पे हैं, और वो एक डेवलपर को बुलाए और उस डेवलपर से कहे कि हमें 8 या 9 या 10 फंक्शन टूल्स बना दें जो ये सारे काम करें। सो दिस विल बी वन एजेंट जो कि ये काम करेगा। अब वो उसको सिर्फ चैट करेगा। अब इट कैन इवेंचुअली इट विल बी इन योर रीजनल लैंग्वेज के परचेज कर लो, मैंने ये चीज बेच दी है, ये सर्फ बेच दिया है, परचेज कर लो, ऐड कर लो डेटाबेस में। वो डेटाबेस में जाएगा और वो 4 काम कर लेगा जो 10 में से इसके लिए करने थे। फिर वो कहेगा अच्छा ये ऑर्डर कैंसिल कर दो। अब वो जाएगा और 3 डिफरेंट काम पकड़ लाएगा जो करने थे। तो दिस इज हाउ SaaS विल बी रिप्लेस्ड विद एजेंट्स। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि जो SaaS बिजनेसेस हैं वो इस तरह कुछ अडॉप्ट करें AI को, एजेंट्स बनाए, वो एजेंट्स बना बना के बेचे, रेलेवेंट रहे अभी भी जी, मार्केट में? एजेंट्स बना बना के बेचे। SaaS बिजनेसेस जो है वो जो है वो अपने आप को शिफ्ट करें, और वो चूंकि वो उस बिजनेस के लिए तो परफेक्टली अलाइंड है ना, उनको वो बिजनेस समझ आया हुआ है, तो वो उस बिजनेस के एजेंट पहले बना लें। वो LLM वाली एक वीडियो थी फंसी, मैंने आपको भिजवाई थी, वो प्लीज चैट पे पेस्ट कर दे, वो ये देख लेंगे, इन लोगों को आइडिया हो जाएगा। एजेंट्स वाली एक वीडियो थी एजेंट्स की, जी, वो चैट पे पेस्ट कर दे, इनको आइडिया हो जाएगा। वो वीडियो प्लीज देख लीजिएगा सर, वहां से अच्छा आइडिया हो जाएगा आपको। 2 क्वेश्चन आए हुए हैं फंसी चैट के अंदर, प्लीज इनका जवाब दे दे। थैंक यू। एक बुखारी साहब का है और एक मैवरिक। मैवरिक पूछ रहे हैं कि डंस नंबर कहाँ से आता है। डंस हमें पाकिस्तान में चाहिए तो नहीं होता उमर। नहीं पाकिस्तान में भी चाहिए होता है डंस नंबर, हमें गूगल की रिक्वायरमेंट आ गई है। आप डंस की वेबसाइट के ऊपर जाएं, अप्लाई कर दें। वो आपसे पैसे मांगेंगे, लेकिन अगर आप वेट करेंगे तो तकरीबन 3 हफ्ते में आपका नंबर आ जाएगा। वो मसला नहीं होता इतना, इट्स वेरी इजी। और बुखारी साहब, आप अगर कॉल पे आ जाए तो अपना मसला जरा बता दें, तो हम जरा बेहतर समझ लेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। वो इनका यही है कि डेवलपमेंट में थोड़े इश्यूज आ रहे हैं, जिसमें फायरबेस में रियल टाइम डेटाबेस का उन्होंने लिखा हुआ है, एनालिटिक्स का लिखा हुआ है, वो मतलब इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज होते हैं तभी आते हैं। अगर आप लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन हमेशा फॉलो किया करें, एंड्रॉइड स्टूडियो की या फायरबेस यूज कैसे करनी है, उसकी मतलब इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, हमेशा लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन यूज किया करें। जीपीटी से हट के भी एक मतलब अगर आप जीपीटी यूज करते हैं, हट के भी उसका लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो उसके लिए इजी जो सबसे इजी तरीका होगा ना, वो यूज करें। तो ये आपके एरर्स वगैरह इस तरह खत्म हो जाते हैं। बट डॉक्यूमेंटेशन आप वो यूज किया करें जो गूगल ने दी। वो बुखारी साहब कह रहे हैं कि मुझे अभी नहीं, बाद में हेल्प कर लें, तो आप फसी इनको वो आप हमारी हेल्पलाइन पे प्लीज आ जाइएगा। हेल्पलाइन पे विल असिस्ट यू इन ऑलवेज पॉसिबल इंशाल्लाह जी। एनी अदर क्वेश्चन, अगर किसी का क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज प्लीज विजिट हॉक्सैवी, विजिट कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई हेल्प रिक्वायर्ड है मजीद AI इंप्लीमेंट करने की, आप अगर कोई वन अप करना चाहते हैं अपनी ऐप को, आप पास कोई लेगेसी ऐप्स हैं, आप उनके अंदर फीचर्स ढूंढ रहे हैं कि हम कौन से AI के फीचर्स लॉन्च करें, तो आप हेल्पलाइन में लिख के भेजें एंड वी विल हेल्प यू इन डूइंग दैट। जी जैनब, जैनब आपका क्वेश्चन है? मेरा ख्याल आपका माइक ऑन है। मोहम्मद बिलाल ने शायद हैंड रेज किया हुआ था। मोहम्मद बिलाल जी, है कोई क्वेश्चन किसी का? प्लीज बिलाल साहब। मोहम्मद बिलाल। हाँ जी माइक रेज हुआ है जी बिलाल। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे ये पूछना था ना, मतलब हम लोग जैसे गूगल एड्स पे कैंपेन चलाते हैं तो वहाँ पे इंस्टॉल अक्सर हमें जो है बहुत महंगा पड़ता है, तो
हम उससे जो है तो मतलब एडमॉब से उतना प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाते ना, तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिससे हम अपनी कैंपेन चला सकें और हमें कम इंस्टॉल पड़े, कम पैसों का। हमजा है कॉल पे, नहीं है तो मेहदी है कॉल पे। मेहदी प्लीज ये क्वेश्चन ले ले यार। इसका एक आंसर है कि हम इंटीग्रल पे कैंपेन चला सकते हैं जिसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी एमएमपी की, जो कि सोलर इंजन आपको ना प्रोवाइड करता है। वो $600 वन टाइम चार्ज करते हैं, ठीक है। वो उसकी सोलर इंजन की फ़ी होती है या चार्जेस होते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि ना वो जितने भी इंटीग्रल के डाउनलोड्स होते हैं ना वो इंक्लूड नहीं करता, लेकिन उसके अलावा जितने भी उसके अलावा कोई भी डाउनलोड्स होंगे ना अदर नेटवर्क के, वो उसे काउंट करेगा। ठीक हो गया। तो इंटीग्रल का सीपीआई इस वक्त सबसे कम है अगर आप उसको टीयर वाइज लेके चलते हैं ना, और अगर आपका डाउनलोड भी अच्छा आता है और फ्रॉड भी उसके अंदर बीच में नहीं होता तो नहीं आप उसको गेट करते, तो अच्छा यस सर, एडवर्ड से ज़्यादा इसमें अच्छा। कंफ्यूजन ये थी कि वो समटाइम ऐसा होता है कि गूगल कहता है ये इनवैलिड ट्रैफिक है, इनवैलिड ट्रैफिक तो मतलब इनवैलिड ट्रैफिक में उसको एडमॉब पे काउंट होगी ना, करता है। जी एडमॉब जी, पे होगी, एडवर्ड पे नहीं हो सकती। लाइक मतलब वो समटाइम ऐसा होता है ना कि एट द एंड जब वो अर्निंग आती है तो वो उसमें काउंट करता है कि आपने इनवैलिड सोर्स से ये जो है ट्रैफिक आपने गेट की है। नहीं, एडमॉब पे होगी, एडवर्ड पे नहीं होगी। आप दो चीज़ों को कंफ्यूज कर रहे हो। नहीं एडमॉब पे भी हमारे से आती है। एडमॉब पे होता है सर समटाइम, हाँ, मतलब जब एडमॉब पर ही होता है, एडवर्ड पे नहीं होता इनवैलिड ट्रैफिक। एडवर्ड पे नहीं होता है, एडवर्ड पे तो नहीं होता। तो वो फिर क्या करता है, वो ओवर चार्ज करता है। नहीं, वो डिडक्ट करके ना, वो अमाउंट डिडक्ट करके फिर वो मतलब आपको बेचता है। आप फायरबेस यूज कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहा हूँ। फिर तो नहीं होनी चाहिए। अगर आ रही है तो वो मेरे ख्याल लेस देन 1% होती है, वो इतनी ज्यादा नहीं होती। चलें इसे हम ट्राई करेंगे, फिर नेक्स्ट जी सेशन में आपको बताएंगे इसका रिजल्ट इंशाल्लाह। जी थैंक यू। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन जी, कोई और सवाल? बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच आप लोगों का। मेहदी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, यूट्यूब का, आपने 2-3 अच्छे सवाल भी जवाब दे दिए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर कमिंग इन। वील कम बैक अगेन इंशाल्लाह ताला विद अनदर वेबिनार। अभी आप लोगों को अगर अपनी ऐप्स को वन अप करने के लिए कोई हेल्प चाहिए तो हमें हेल्पलाइन में बता दें। अगर आपको कोई और एपीआईज चाहिए हॉक्सवी के अलावा तो हमें बताएं, हम वो भी डेवलप कर देंगे। हम बस ये चाह रहे हैं कि आप लोग अच्छी से अच्छी ऐप्स बनाएं, अपनी ऐप्स को पावर अप करें और ज्यादा से ज्यादा यूए करें और ज्यादा ज्यादा आरओआई लेके आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड एट मायदा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।